चलो हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। इधर आओ इधर आओ। मटेरियल कॉस्ट चालू करते हैं। अब जैसा कि देखो कॉस्ट शीट तो हो गया, सबसे पहला खर्चा मटेरियल होता है, फिर लेबर होता है, फिर धीरे धीरे सारे ओवरहेड आते हैं। तो मैंने पहले भी बता रखा है ये सब क्या हो जाएंगे, अब अलग अलग चैप्टर हो जाएंगे। डायरेक्ट मटेरियल होता है, उसका अलग चैप्टर है। फिर सेकंड आपका डायरेक्ट लेबर आता है, उसका अलग चैप्टर है। ओवरहेड का अलग चैप्टर है। मतलब ये जो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जो फ्लो चार्ट में बताता हूँ, अब ये सब इंडिविजुअल चैप्टर है। तो सबसे पहला मटेरियल कॉस्ट। तो बताओ अगर आपसे पूछा मीनिंग ऑफ मटेरियल क्या लिखोगे? व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल? ठीक है, और पॉइंट्स इनपुट यूज फॉर प्रोडक्शन, एकदम बढ़िया। और तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे आता हूँ, हम लोग को पढ़ाता हूँ, इनपुट तो डालेगा, मेरी मेहनत मेरा दिमाग इनपुट तो डालेगा, ठीक है। तो क्या ये मटेरियल है? हाँ, प्रोडक्शन नहीं है ना। हाँ, क्या बोला लड़के ने? इनपुट फॉर प्रोडक्शन। आप इनपुट तो डाल रहे हो फॉर प्रोडक्शन, है ना, सर्विस में नहीं लगता। तो आप देखो, चलो मैं मीनिंग लिख देता हूँ, लिखो कॉपी में साथ से, नोट्स वाली कॉपी में। मटेरियल इज एनी टेंजिबल आइटम, एनी कुछ भी हो सकता है, एनी टेंजिबल आइटम विच इज यूज्ड या फिर कंज्यूम, यूज्ड लिखो या कंज्यूम, दोनों वर्ड लिख दो, यूज्ड या कंज्यूम्ड एज एन इनपुट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट, एकदम बढ़िया। ठीक है, ये मटेरियल का मतलब हो गया। उसके बाद लिखना टाइप्स ऑफ मटेरियल। ये आप लोग जानते हो, दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? ठीक है, उसको भी लिख लो एक बार। सीखे थे हम लोग डायरेक्ट मटेरियल, जिसको हम ट्रेस कर सकते हैं। ट्रेस करना मतलब आइडेंटिफाई करना। सीआईडी क्या करती है? लोगों को ट्रेस करती है, आइडेंटिफाई करती है कि कौन चोर है। तो अच्छा, आइडेंटिफाई करना है कैसे? ऑन अ सिंगल यूनिट ऑफ आउटपुट। एक यूनिट पे अगर आप बता सकते हो, एक यूनिट के पीछे आप ट्रेस करके बता दो कितने का मटेरियल लगा है, तो मैं उसको डायरेक्ट मटेरियल बोलूँगा। पर अगर ऐसा कोई मटेरियल है जो आप ट्रेस नहीं कर पा रहे, आपको मालूम है कि लगा है, उस चीज़ को बनाने के लिए वो मटेरियल का यूज़ किया गया है, खर्चा भी लगा है, पर एक यूनिट ऑफ आउटपुट, सिंगल यूनिट ऑफ आउटपुट को आप उसके पीछे ट्रेस नहीं कर पाओगे कि उस पर्टिकुलर यूनिट पे कितना लगा है। अगर ट्रेस नहीं कर पाओगे तो वो इनडायरेक्ट है ना। तो कुछ नहीं करूँगा, कॉपी पेस्ट करके कैन की जगह कैन नॉट लगा दूंगा, बाकी तो पूरा सेम रहेगा। आप लोग भी यही करो। कैन की जगह कैन नॉट आ जाएगा, बस। कैन नॉट बी ट्रेस्ड लिखो चलो। बस कैन नॉट आ जाएगा, कैन की जगह। अच्छा,
जब अच्छे से पढ़ाने का मन होता है तभी सर्दी हो जाती है। हाँ हाँ, पहले भोग लगाना पड़ता है, उसके बाद ही खाते हैं। क्या क्या क्यों नहीं मिलेगा? ये हम लोग पाप समझते हैं बिना भोग लगाए। कान्हा जी, कान्हा जी। चलो हो गया। सेकेंड चैप्टर, फर्स्ट आपका थ्योरी पढ़ेंगे उसको भी। इतने टॉपिक हमको पढ़ने हैं। सबसे पहला है इशू ऑफ मटेरियल, जो फाउंडेशन में था, ये चैप्टर इन्वेंट्री नाम था। लीफो फीफो था, बस वही है, मतलब पढ़ाने की जरूरत नहीं। हाँ करेंगे, है कुछ नया भी है। देखो इसमें आपका और वही है, फीफो लीफो और सिर्फ वेटेड एवरेज है ना। वैसे सिंपल एवरेज भी होता है और उसके अलावा बहुत सारे होते हैं। सीएमए में 6 मेथड्स हैं, आपके में सिर्फ 3 मेथड है। लीफो फीफो है और वेटेड एवरेज है, मतलब ये मेथड है ना, इशू मेथड ऑफ इशू ऑफ मटेरियल। पहला फीफो होता है, लीफो होता है, वेटेड एवरेज होता है। तो चलो थोड़ा सा डिस्कस भी करते चलते हैं साथ में। कौन से टाइप के गुड्स में मैं फीफो लगाऊंगा? पेरिशेबल, जिसकी एक्सपायरी डेट होती है, मतलब खाने पीने का सामान, किराने का कोई भी सामान है जो पैकेज्ड फूड है या कुछ भी, साबुन तेल शैम्पू, सबकी एक्सपायरी डेट होती है, पीछे लिखा होता है। तो जिसकी भी एक्सपायरी डेट है तो उसमें आप फीफो लगाओगे, ठीक है। लीफो किस में लगाओगे? लास्ट इन फर्स्ट में। थोड़ा अच्छा डिसेंट वाला सोचो, ठीक है गाइस, आए थोड़ा डिसेंट। अल्कोहल, सब अल्कोहल, चैनी आदमी सब जनेऊ वाले सब हैं। हाँ ठीक है, हाँ ये तो फुल चलता है इनका। बताओ और बताओ, लीफो किस में लगेगा? भाई सबके हाथ में वो चीज़ है। हाँ बिल्कुल, मोबाइल फ़ोन आप लेने जाते हो, कोई मोबाइल फ़ोन क्या, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का आइटम हो आप लेने जाते हो दुकान में, क्या बोलोगे? लेटेस्ट मॉडल दिखाओ, यही बोलोगे। आईफोन क्या, आईफोन 9 लेने जाओगे, 10 लेने जाओगे क्या? किडनी बेच के 15 लोगे ना, इतना बेचे हो तो 10 थोड़ी लेंगे। लेटेस्ट मॉडल चाहिए होता है ना, जो लास्ट में आया है वो बताओ। लास्ट इन फर्स्ट आउट है ना, जो लास्ट में आया है वो पहले जाएगा। शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो कस्टमर किस चीज़ की डिमांड करता है? टेक्नोलॉजी के केस में, फैशन के केस में जो कपड़ा है, कपड़े में भी लेटेस्ट अपन देखते हैं ना। धोती कुर्ता पहनता है क्या कोई? नहीं पहनता, पुराना है, लेटेस्ट फैशन दिखाओ। तो फैशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब में अपन लीफो।
ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। वेटेड एवरेज किस में लगाएंगे? ठीक है, परफेक्ट है ना। अब मैं तो इसमें आइडेंटिटी बच गया भावेश ना, तो याद नहीं होगा मेरे को। तो भगत ने एकदम परफेक्ट बोला। पहले तो जिसका प्राइस चेंज होता है, ठीक है, उसने एक आइडेंटिफिकेशन बताया। मैं और अच्छा आइडेंटिफिकेशन बताऊं तो वो टाइप का गुड्स देखो, लीफो में आप क्या पहला दे रहे थे, जो पहला आया वो पहले दोगे। लीफो में जो लास्ट में आया वो पहले दोगे। वेटेड एवरेज में वो गुड्स आएगा जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पुराना वाला दो या नया वाला दो, वो सेम टाइप का होता है। मतलब नए और पुराने में फर्क होता ही नहीं है। उसकी प्रॉपर्टी में आंखों से देख के, मतलब कुछ भी कर लो, उसमें डिफरेंस होगा ही नहीं, चाहे वो पुराना हो चाहे नया हो। एग्जाम्पल एकदम बढ़िया, सीमेंट, ठीक है, इसमें वेटेड एवरेज लगाओ ना, कोई भी सीमेंट वाला पुराना बनाया हुआ है वो भी दे दो, नया बना हुआ है वो भी दे दो, पूरा सेम होता है। ठीक है, बहुत सारे स्टील जितने भी मेटल्स हैं आप बोल सकते हो इसमें आप वेटेड एवरेज लगाओगे। आयरन एंड स्टील ये सब लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता है, क्या बोलते हैं इसको, ड्यूरेबल गुड्स, जो लॉन्ग टर्म तक चलता है, कभी खराब नहीं होता, तो उसमें आप वेटेड एवरेज लगा सकते हो। समझ आया? ठीक है, ये 3 हम बनाएंगे। फिर आता है वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट। अगर आप मटेरियल रिसिप्ट कर रहे हो, रिसिप्ट मतलब कब करते हो रिसिप्ट? जब आप परचेस करते हो। जब आप मटेरियल को परचेस करते हो तो आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यूएशन मतलब क्या होता है? वैल्यू निकालना। तो जब मटेरियल आप परचेस कर रहे हो तो जिससे परचेस कर रहे हो वो तो आपको बता देगा ना इतने का है मटेरियल, तो उसकी वैल्यू निकालने की क्या जरूरत है, ये बताओ। क्वेश्चन समझ आया? मान लो मैं एक लाला है, तो क्रेडिटर है, मेरा सप्लायर है, लाला से मैंने गुड्स परचेस किया। तो अगर मैं परचेस कर रहा हूँ, मान लो 100 kg मैंने परचेस किया, तो उसका रेट तो मेरे को बताएगा ना, तभी तो मैं उसको पेमेंट करूँगा। रेट उसने बताया 10 रुपये पर kg के हिसाब से है, तो आ तो गया 1000। बिल्कुल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेस ऑफ मटेरियल वो सब ऐड करेंगे। मतलब मैंने बताया ना, कॉस्ट शीट हम देख चुके हैं, इसलिए कॉस्ट शीट पहले पढ़ते हैं। अब आप लोग को क्लियर हो जाएगा क्या क्या ऐड होगा। फ्रेट इनवर्ट, ट्रांजिट इंश्योरेंस, कमीशन, जीएसटी, ये सब ऐड हो जाएगा। ठीक है, और बहुत कुछ आएगा, नई नई चीज़ें भी दिखेंगी। कॉस्ट ऑफ कंटेनर दिखेगा, भाई मटेरियल है ऐसे हाथ में थोड़ी उठा के लाते हैं, कंटेनर में लाते हैं, तो उसका भी खर्चा लगेगा, है ना। ड्रम हो गया, पैकेट हो गया, कार्डबोर्ड पुट्ठा हो गया, कार्टून बॉक्स, तो वो सब उसका भी खर्चा लगता है, वो भी जुड़ेगा, है ना। तो हमको वही देखना है, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट। मटेरियल आ तो रहा है, ये उसका परचेस प्राइस है 1000, तो खाली उसका परचेस करने का प्राइस है, और उसमें जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस लगेगा रिलेटेड टू परचेस। टोल टैक्स लगेगा, आप हाईवे से आओगे टोल नाका पे पैसा दोगे, वो भी ऐड कर दूंगा, है ना। एक्साइज ड्यूटी, बहुत सारी चीज़ें वो हम देखेंगे। सबसे फेवरेट मेरा और बच्चों का भी और इंस्टीट्यूट का भी ये टॉपिक, इन्वेंट्री कंट्रोल। मतलब जो इन्वेंट्री आप अपने पास रखते हो, इन्वेंट्री बोलो, गुड्स बोलो, स्टॉक बोलो, आपको उसको कंट्रोल करना है। क्यों कंट्रोल करना है? वो बिगड़ी हुई बेटी है क्या? क्यों कंट्रोल करना है? हाँ, तो क्या दिक्कत है? चलो देखो, पलाश बोल रहे बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसलिए कंट्रोल करना है, तो ज़्यादा होने से क्या दिक्कत है? बड़े बड़े खराब हो जाएगा, पैसे का भी नुकसान। हाँ, वो तो पैसा लग चुका है, पैसा आपको ऑलरेडी उसमें डल चुका है, तो जो आप बाकी खर्चा पे नहीं कर पाओगे। मतलब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अपना मैक्सिमम स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। हर बिजनेस का अलग रहेगा, डिपेंड करेगा नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस पे। वैसे इसका फॉर्मूला है, हम फॉर्मूले से निकालते हैं, और हर बिजनेस का अलग अलग आएगा डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, है ना। तो मैक्सिमम स्टॉक मेंटेन क्यों करना है? यही पगला जवाब दियो तो बात करोगे क्या? मैक्सिमम स्टॉक हमको मेंटेन करना है, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा, मैक्सिमम मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा हुआ तो भाई उतनी डिमांड ही नहीं है, आप इतना मैक्सिमम से भी ज़्यादा बना दियो, एक्सेस प्रोडक्शन कर दियो, तो उतनी डिमांड ही नहीं थी मार्केट में, आप बना दिए हो, तो वो पड़ा रहेगा, पड़े पड़े खराब हो जाएगा, और उसमें पैसा तो लग चुका है ना, पैसा आपका उसमें ब्लॉक हो चुका है। तो जो बाकी के खर्चे हैं, रेंट, सैलरी, बिजली बिल, वो सब कैसे दोगे? पैसा तो उसमें लगा दिया आप, जो भी कैश रिसोर्स था मैक्सिमम से भी ज़्यादा बना के बैठ गए हो, पैसा है नहीं, बाकी के खर्चे क्रेडिटर को पेमेंट कर नहीं पाओगे, गुडविल अलग खराब होगा। ठीक है, तो वैसे ही मिनिमम स्टॉक भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये अब थोड़ा सा लड़की लोग बताएं, थोड़ा सा शांत बैठे हैं सब लोग, इधर से आंसर बताएं। मिनिमम स्टॉक क्यों मेंटेन करना पड़ेगा? मतलब कम से कम इतना रखना है ना।
क्यों? अगर इससे भी कम हो गया तो मतलब डिमांड फुलफिल नहीं कर पाएंगे, है ना। कस्टमर की डिमांड आ गया, आप मिनिमम से भी कम रख लो, बहुत कम रख दिए तो वो दिक्कत है। आप कस्टमर आएगा दुकान पे, आप बोलोगे नहीं है माल, फिर आगे क्या होगा? चला जाएगा, फिर वापस आएगा नहीं आएगा, उल्टा दूसरे लोग को बता देगा यहाँ दुकान में मत जाना, इधर तो माल होता ही नहीं। 2-3 बार मैं गया था, हर बार बोलते माल है ही नहीं, तो वहाँ जाना ही मत। तो लॉस ऑफ गुडविल, लॉस ऑफ प्रॉफिट, बहुत कुछ है, ठीक है। और मैक्सिमम मिनिमम के बीच में क्या आएगा? एवरेज स्टॉक। तो ये सब हमको उसमें देखना होता है, ठीक है। एक डेंजर स्टॉक भी होता है, वो हम देखेंगे अभी डिटेल में। अभी तो ऊपर से ओवरव्यू बता रहा हूँ क्या क्या हमको देखना होता है, और भी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ ये 4 भी नहीं है। और इसके अलावा अदर टॉपिक्स है जो कि एग्ज़ाम में आज तक कभी नहीं आया है, पर मॉड्यूल में है, तो हमको तो पढ़ना पड़ेगा, इसलिए अदर टॉपिक्स के अंदर डाल दिया। कभी नहीं आया आज तक। एक हो गया ABC एनालिसिस, एक मैं शॉर्ट में बता देता हूँ ABC एनालिसिस में क्या करना होता है। मतलब जो भी इन्वेंट्री आप मंगाते हो, जो भी मटेरियल आप मंगाते हो, देखो एक सामान को बनाने के लिए क्या एक ही टाइप का मटेरियल लगता है? वो तो डिपेंड करेगा उसके नेचर के ऊपर। बहुत सारे मटेरियल लगेंगे, मान लो 10-20 टाइप के मटेरियल लगे जा रहे, ठीक है। तो आप क्या करोगे? सबका स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे? क्योंकि मटेरियल तो बहुत सारे टाइप का है ना। तो हाँ, तो पता कैसे चलेगा मेन? ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। सही बोलेगा 50-50। देखो ABC एनालिसिस में जितना भी मटेरियल हो, चाहे 2 हो 3 हो, चाहे आपके पास 50 अलग अलग टाइप्स का मटेरियल हो, 50 क्वांटिटी नहीं बोले हो, 50 अलग अलग टाइप का मटेरियल, मतलब प्लास्टिक अलग, लोहा अलग, लकड़ी अलग, ऐसे 50 टाइप का मटेरियल आपके पास है। उसको आपको 3 कैटेगरी में बांटना है। ABC एनालिसिस ये ABC कैटेगरी में बांटना है, ठीक है। और ये ABC एनालिसिस तो आपको अपने हर चैप्टर में करना है, प्रैक्टिकली आपको लगाना है ये ABC एनालिसिस इंटर में, हर चैप्टर हर सब्जेक्ट में आपको लगाना है। तो देखना क्या है, अगर कोई मटेरियल ऐसा है जिसकी क्वांटिटी सिर्फ 10% है, मतलब ओवरऑल क्वांटिटी, ओवरऑल तो 100 हो गई ना, ओवरऑल परसेंट तो हमेशा 100 ही होता है। तो मतलब जितना भी टोटल क्वांटिटी है मेरे पास अलग अलग मटेरियल का, जितना भी टोटल क्वांटिटी है, एक टाइप का मटेरियल ऐसा है, कुछ टाइप के मटेरियल ऐसे हैं जो क्वांटिटी में सिर्फ 10% है, पर वैल्यू में वो 70% की औकात रखते हैं। एग्जाम्पल बताओ, जो क्वांटिटी में एकदम थोड़ा सा होता है और वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा होती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, गोल्ड, डायमंड, है ना, वो सब है, प्लेटिनम, जो भी ज्वेलरी आप लोग पहनते हो वो सब, ठीक। ये है ABC एनालिसिस। ये आपको अपने पूरे 6 सब्जेक्ट में भी करना है। कुछ ऐसा चैप्टर जो क्वांटिटी में बहुत कम हो, मतलब टाइम कम लगता है, वो कम है, मार्क्स बहुत ज़्यादा देगा, तो बस वही है। B में क्या आएगा आप लोग गैस करो, चलो। क्वांटिटी क्या हो जाएगी? थोड़ी सी, बिल्कुल, और वैल्यू कम हो जाएगी, बिल्कुल। मतलब देखो क्वांटिटी में भी मतलब मॉडरेट है, दिस इज मॉडरेट, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मॉडरेट है ना, मीडियम है। हाँ भाई, क्वांटिटी में भी 20% है, वैल्यू में भी 20% है, मतलब जितना परसेंट वो क्वांटिटी की औकात रखता है उतना ही परसेंट वो वैल्यू में भी उतनी औकात रखता है, सेम है लगता है ना। तो ये बताओ इसमें क्या क्या आ जाएगा? ठीक है, डाल देते हैं, ठीक है। नॉर्मल मेटल, ठीक है, ये प्रीशियस मेटल था, ये जो भी है ये नॉर्मल मेटल, ठीक है। उसके अलावा C कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी का माल है, मतलब उसको उठा पटक के ऐसे पटक दो कहीं भी, उसको हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वांटिटी में वो बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी में 70% है, वो उतना ज़्यादा क्वांटिटी है हमारे पास, पर उसका वैल्यू बहुत कम है, सिर्फ 10% है उसकी वैल्यू। मतलब जितना हमने उसमें पैसा लगा के रखा है, जितना हमारा इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 10% हमने उसमें लगाया है, और क्वांटिटी में 70% है। मतलब उसकी वैल्यू, मतलब क्या कहना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस आपके लिए क्या रहेगी? कम रहेगी, ना के बराबर रहेगी। कहीं भी ऐसे पटक दो कोने में, पर ए वाले को क्या करोगे? संभाल के रखोगे, ऐसे प्यार से उठा के रखोगे। तो इसीलिए ABC एनालिसिस किया जाता है, ताकि इसको हम ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखें, और इसको फेंक खा के कहीं भी करते कुछ होगा नहीं, उसको हमको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या ले सकते हैं? कॉटन, जूट, जो भी सस्ता माल है वो ले लो, प्लास्टिक ले लो, है ना, ये सब सस्ता आता है। ये है ABC एनालिसिस, ठीक है। और हाँ, ये तो एक एस्टिमेटेड फिगर है ना, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मतलब एग्जैक्ट 10-70 मैच हो जाए, ऐसा प्रैक्टिकली हमेशा इम्पॉसिबल है। मतलब ये 11 हो सकता है, ये 65 हो सकता है, मतलब उसके आसपास रहेगा। मैंने एक रफ फिगर एस्टिमेट आपको बताया,
मतलब मॉड्यूल में भी यही बताया है, मॉड्यूल में ये भी बोला कि ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट एकदम इक्वल आ जाए, हाँ भाई ये 10 और वो 70, वो इम्पॉसिबल। ठीक है, ये होता है एबीसी एनालिसिस। इसका एक छोटा भाई है वेद एनालिसिस। वेद का फुल फॉर्म है अपना वी से वाइटल। वाइटल जो भी होते हैं, जैसे अगर मैं कार का एग्जांपल लूँ तो कार के लिए वाइटल चीज़ क्या लगेगी, उसका इंजन, है ना। वाइटल का मतलब होता है सबसे इंपॉर्टेंट, वाइटल है मेरे लिए, है ना। बोलते हैं वाइटल एलिमेंट्स, जो वाइटल मिनरल्स जो हमारी बॉडी में लगते हैं, वाइटल मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद ई से होता है एसेंशियल। तो इसमें आप ले सकते हो कार की बॉडी सीट इंटीरियर जो भी है ना। और डी से होता है डिजायरेबल। डिजायरेबल मतलब क्या बोलोगे बताओ? हाँ, जो डिजायर का मतलब क्या होता है, इच्छा, जो हम अपनी इच्छा से लगाते हैं शो ऑफ करने के लिए। डिजायरेबल जो मतलब गाड़ी में कुछ स्टिकर लगवा दिया, है ना, कुछ पेंट अपने मन से अलग ना पेंट करवा दिया, फंकी टाइप का डिजाइन बना दिए, फालतू वाला, छपरी वाला, तो वो है ना वेद एनालिसिस। VED, ई से वाइटल, ई से एसेंशियल और डी से डिजायरेबल। ठीक है, तो ये भी हमको देखना होता है सर। इसका तो थ्योरी पूछेगा, वेद एनालिसिस का थ्योरी है। एबीसी भले प्रैक्टिकल है, वेद का सिर्फ थ्योरी आपको देखना है। ठीक है, आइडिया कोई गैस करेगा? फुल फॉर्म इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, अलग बैठना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पढ़े हो 12th में, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो याद है किसी को फॉर्मूला? क्यों नहीं पढ़े थे? हाँ, एवरेज इन्वेंट्री कहाँ आता है? डिनोमिनेटर में आता है। एवरेज इन्वेंट्री नीचे आता है। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकाली जाती है? हम जानते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज कैसे आएगा? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, तो वो एवरेज आया है ना। ऊपर क्या आएगा? मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। देखेंगे हम लोग डिटेल में इसको सर, है ना। उसके बाद है आपका छोटा सा एक और टॉपिक, स्टॉक आउट। नाम से क्या समझ आएगा? स्टॉक आउट, स्टॉक खत्म हो गया, मतलब जहाँ पे मैंने आपको एक क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, चेतावनी, मैंने आप लोगों को एक चेतावनी दी थी, हाँ वार्निंग दी थी कि भाई मिनिमम स्टॉक मेंटेन रखना। क्यों? ताकि आप स्टॉक आउट ना हो जाओ, मतलब स्टॉक आपके पास एनी टाइम पड़ा रहे। अचानक से डिमांड आ जाएगी, इमरजेंसी लॉकडाउन लग जाएगा तो कुछ तो स्टॉक पड़ेगा ना हमारे पास। पर आपने मेरी वार्निंग नहीं मानी, मिनिमम स्टॉक आपने मेंटेन नहीं किया, तो मतलब आप क्या हो जाओगे? स्टॉक आउट हो जाओगे, स्टॉक से बाहर, आपके पास स्टॉक नहीं रहेगा। तो उसमें क्या क्या नुकसान होता है वो आपको देखना पड़ेगा। भाई एक बार लॉस ऑफ गुडविल है और बहुत कुछ है, उसका हमको वैल्यू निकालना होता है, कितने का नुकसान हुआ वो हमको देखना होता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसका। ठीक है, ये सब सारे टॉपिक्स है चैप्टर में। चालू करते हैं इश्यू ऑफ मटेरियल से। फीफो लीफो वेटेड एवरेज, इसको आज खत्म कर देंगे तुरंत। निकालो फिर मॉड्यूल। हाँ,
अभी तो मत सो, 2 थोड़ी बजे, 2 बजे भी सोना है, 8 बजे भी सोना है। भेज दिया। हाँ मॉड्यूल चाहिए था। चलो देखो ऐसा बता गए टॉपिक, चैप्टर ओवरव्यू हम देख लिए, है ना। मेन हमारे लिए यही देखो, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल हमने देखा क्या क्या ऐड होना चाहिए। अच्छा वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशू है, फीफो लीफो वाला हो गया, ठीक है। एक ये हो गया, ये तो हमने देख लिया ना। आगे आओ, मैंने बता ही दिया। मटेरियल कंट्रोल, ठीक, एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, ये सब हम देखेंगे। पहले सीधा लीफो फीफो में आते हैं। फाउंडेशन का पढ़ा हुआ है, पहले निपटा लेते हैं इसको। अच्छा अदर टॉपिक्स में जाके एक और लिखो, अदर टॉपिक्स वाला जो बनाए होंगे फ्लो चार्ट में, उसमें लिखो JIT। JIT फुल फॉर्म जस्ट इन टाइम, मतलब उसको शॉर्ट में JIT ही बोला जाता है। JIT इन्वेंट्री सिस्टम, मतलब जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम। अब नाम से गेस करो क्या है ये, मतलब क्या बताना चाह रहा है आपको। हाँ हाँ, एक पर्टिकुलर टाइम, नहीं और कोई गैस करो, सिर्फ जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट या सिस्टम। अच्छा चलो एक बात समझो, आप लोग पहले प्रोडक्शन करते हो कि पहले सेल करते हो? और उसके लिए मटेरियल पहले मंगा लेते होगे, उसके बाद प्रोडक्शन होता होगा, फिर बाद में कस्टमर जब आएगा तब उसको सेल करते होगे दुकान में बैठ के। जस्ट इन टाइम में क्या होता है, आप खाली हाथ बैठते हैं, आपके पास कोई स्टॉक नहीं होता है, आप स्टॉक मेंटेन करते ही नहीं है। जब कस्टमर आएगा अपनी डिमांड बताएगा कि मेरे को ये वाला सामान चाहिए, मैं बोलूँगा हाँ ठीक है, आप 5-6 दिन बाद आना, जितना भी समय लगेगा मैं बोलूँगा हाँ 2 दिन बाद आना, तब मैं इन्वेंट्री अपना मटेरियल मंगाऊंगा, प्रोड्यूस करके फिर उसको फाइनल आउटपुट दूंगा। जस्ट इन टाइम मतलब जब गुड्स की डिमांड आएगी तब मैं मटेरियल परचेस करके फिर मैं प्रोडक्शन करके उसको बेचूंगा, पहले से बना के नहीं रखूँगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बताया था, रोल्स रॉयस बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, मैं हर बार यही देता हूँ। और हम लोग की क्लास में भी एक और एग्जाम्पल ऐसा बताया था कि कस्टमर आएगा तब हम काम चालू करेंगे। फ्लेक्स का काम है, इनविटेशन कार्ड है, शादी का कार्ड है ना, जो वैभव की शादी थी जब, उसमें बताया था। तो जो भी प्रिंटिंग पैम्पलेट हम लोग छपवाने जाते हैं तो वो बना के थोड़ी रखता है, हम जाएंगे उसको बताएंगे तब वो पूरा मटेरियल का पूरा जुगाड़ करेगा, बना के हमको देगा, है ना। तो वो होता है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट। थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको सॉल्व करने का कुछ नहीं है, थ्योरी आपको इसकी याद रखनी है, वो हम पढ़ेंगे, है ना। अभी आओ इलस्ट्रेशन 13 पेज 2.55। है और बनाओ। बना दोनों से बोला है, बिल्कुल पूरा सेम, कोई डिफरेंस नहीं। आपको आता है प्रिया? ट्राई करो एक बार। आपका फाउंडेशन है कि डायरेक्ट एंट्री? फाउंडेशन है।
का ध्यान रखना, परचेस कब हुआ है, इशू कब हुआ है। पहले तो ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, तो 3 परचेस है 3 इशू है, डेट वाइज चलना। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले डेट का बनाना और मार्जिन को भी यूज़ कर लेना, नहीं तो जगह कम पड़ जाती है ना। जो आप लेके कॉपी में मार्जिन है, हाँ उसी को यूज़ कर ले, उसको डेट का बना देना। उसके बाद क्या करना होता है, जितना जगह बचेगी, जैसे मान लो ये डेट का बन गया ना, अब जितनी जगह बची है अंदाजे से उसको 3 इक्वल हाफ में बांट देना, 3 कॉलम में, है ना, अंदाजे से, स्केल पेन से, उस स्केल से नाप के मत, ऐसे ये बन गया। सबसे पहला होता है रिसिप्ट, मतलब आया, परचेस करोगे तो रिसिप्ट, है ना, और इशू मतलब गया, और फिर जो बैलेंस बचा। अच्छा ये तो बताओ, कहाँ आया कहाँ गया, बैलेंस कहाँ बचा, मतलब फिजिकली कहाँ पे, मतलब फैक्ट्री में, ऑफिस में, शोरूम में, कहाँ पे, स्टोर में। स्टोर में समझो, जैसे देखो ये लाला है, लाला मतलब बार बार मैं वही बोलूँगा जिससे हम परचेस करते हैं, सप्लायर है वो, मेरा क्रेडिटर है। तो मैं अगर लाला से माल परचेस किया तो उसको मैं कहाँ रखूँगा, अपने पास, अपने फैक्ट्री में थोड़ी डालूंगा, फैक्ट्री में बहुत प्रोडक्शन होगा। तो बोलोगे सर प्रोडक्शन के लिए तो हम खरीद रहे माल, नहीं, जब हम खरीदते हैं तो हम उसको अपने स्टोर में रखते हैं, स्टोर बोलो, गोडाउन बोलो, वेयर हाउस बोलो, उसको हम स्टोर में रखते हैं। फिर जैसे जैसे फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते टाइम नीड आएगी, स्टोर से उठा के फिर हम उसको फैक्ट्री में भेजते हैं, ठीक है। तो ये जो आप बनाते हैं, इसलिए तो उसको स्टोर लेजर कहा जाता है। हेडिंग में आप लोग क्या लिखते हो, इसमें स्टोर लेजर लिखते हो, क्यों, क्योंकि ये स्टोर का मैनेजर बनाते हैं, आप लोग स्टोर के मैनेजर हो, फैक्ट्री के नहीं हो, है ना। मतलब अब 4 लोकेशन हो गई जो हम लोग ओवरहेड में मैं बताया था। फैक्ट्री तो होता ही है, एक ऑफिस होता है, एक शोरूम होता है, तो एक स्टोर भी होता है जहाँ पे मटेरियल स्टोर किया जाता है। तो आप यहाँ पे बैठ के बना गए, क्रेडिटर से जो माल आया तो वो रिसिप्ट, और फैक्ट्री में जो माल जाएगा यहाँ से उसको मैं इशू बोलूँगा, और फिर जो बैलेंस बच गया स्टोर में ही बचेगा। उसके अंदर फिर और 3 क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ट्राई करो, दिक्कत आएगी तो बताऊंगा। स्टोर लेजर हेडिंग में लिखना, ब्रैकेट में मेथड लिखना मत भूलना, ब्रैकेट में मेथड लिखना कंपलसरी है। तो पहले जो भी आप जो बना रहे हो, फीफो लिख दो, पहले जो भी लीफो है तो लीफो लिख दो। सीधा बैलेंस में आएगा, रिसिप्ट और इशू में डैश कर देना। देखो साल है 2023, तो यहाँ लिख देना एक बार। अब क्या है, आपका 1 अप्रैल है, तो देखो 1 अप्रैल का आपका ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा ना। तो देखो लिखा भी है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 100 यूनिट से 5 रुपये का, है ना। मतलब वो ना ही रिसिप्ट में आया है ना ही इशू में गया, बैलेंस है, पड़ा हुआ है। तो ना रिसिप्ट में डैश, इशू में डैश, सीधा उसको बैलेंस में लिखो। बैलेंस में लिखेंगे कितना था, 100 यूनिट्स 5 रुपये का 500। हाँ, अब ये लिखने के बाद देखो प्रेजेंटेशन अच्छे से करना। अब पता नहीं पहले करते थे कि नहीं, तो बैलेंस हो गया ना, तो बैलेंस के नीचे लाइन खींचना ऐसे, और फिर एक लाइन छोड़ के अगला डेट क्या है अपना 5 अप्रैल। तो देखो मतलब ये वाली लाइन पूरी छोड़ देना, एक लाइन, फिर उसको है 5 अप्रैल, ऐसे साफ सुथरा दिखता है अच्छे से। बैलेंस के नीचे लाइन खींचना हर बार, जब बैलेंस लिखोगे तब तक लाइन खींचना, और फिर एक लाइन छोड़ के फिर अगली डेट में आना।
बन गया वैभव? देखो, सबसे पहले हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमको डेट वाइज चलना है ना, ये खास बात है। मतलब क्वेश्चन के सीक्वेंस में कभी नहीं चलना। जैसे ये दिया हुआ है, देखते जाओ सामने, ऐसे नहीं चलना ना, पहले 5, 8, 12 और उसके बाद 6, 10, 14, ऐसे थोड़ी चलेंगे, डेट वाइज चलेंगे, ऊपर नीचे देख के साथ में। सबसे पहले तो 1 अप्रैल दिया हुआ है, देखो यहाँ लिखा है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 100 यूनिट्स 5 रुपये का। तो मतलब ये बता रहा है 1 अप्रैल में आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ था ना, वो मटेरियल आया है ना गया है, पड़ा हुआ है आपके पास, ओपनिंग स्टॉक है ना, तो सीधा उसको बैलेंस में दिखा दो। डेट में लिखो 1 अप्रैल, रिसिप्ट में वो लिखेंगे जो आएगा, इशू में वो लिखेंगे जो जाएगा। तो बताया ना, नहीं कुछ आया है नहीं कुछ गया है, नेक्स्ट करके सीधा बैलेंस में लिखे 100 उसका यूनिट से 5 उसका रेट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करके 500 उसका अमाउंट है। लाइन खींच लेना उसके नीचे, बैलेंस के नीचे। फिर आएंगे अगली डेट पे, तो
अगली डेट कहाँ है? स्टारबक्स में 5 अप्रैल। हाँ, क्या चीज़? हाँ, तो देखो 5 अप्रैल में क्या हुआ वैभव, क्या किया हमने? नहीं, ऊपर देखो ना, परचेज किए, मतलब ये तीनों परचेज का डेट है, ये 3 अलग अलग आपने परचेज किया है, अलग डेट पे, अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग रेट पे आपने परचेज किया है, और ये 3 इशू किया है ना। तो परचेज किया हो तो कहाँ लिखोगे? रिसिप्ट में लिखोगे। हाँ, तो पहले डेट देखो, डेट लिख दिया मैंने 5 अप्रैल, और क्वेश्चन में जैसा बोला 300 यूनिट से सेल्स का रेट है, वो लिखो, 1800 का अमाउंट हो गया। और इशू डैश कर दो, इशू तो हुआ नहीं इस दिन कुछ, मतलब 5 अप्रैल को कुछ इशू नहीं हुआ ना, तो उसको डैश कर दो। और फिर बैलेंस कैसे लिखोगे? अलग अलग लिखोगे, अलग अलग लाइन में लिखोगे, और ऐड तो बिल्कुल नहीं करोगे। मतलब ये फिर फीफो का मतलब क्या हुआ? अगर मैं बोलूँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और दोनों को मिक्स कर देगा, आप समझो ना, आप घर में जो आपका पुराना राशन होता है और फिर नया राशन जो लाते हैं, तो दोनों को मिक्स कर देते हैं क्या? जैसे गेहूँ चावल का एग्जाम्पल ले लो, पुराना चावल पड़ा था डब्बे में, नया चावल दुकान से ले आए और उसको पुराने वाले में मिक्स कर दिया, तो मतलब क्या हो? फीफो अभी पता कैसे चलेगा कौन सा पुराना है कौन सा नया है? क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करना है। तो जो पुराना मटेरियल आपके पास पड़ा है उसको पहले लिखोगे। हाँ, हमेशा पहले लास्ट वाला बैलेंस आपको कॉपी करना है, फिर उसके नीचे जो एक फ्रेश वाला है उसके नीचे रहेगा 300। हाँ, सबका हो गया, लीफो हो गया। हाँ, लीफो बनाओ। आंसर मैच आपको इस तरीके से करना है। क्वेश्चन पूछ रहा है लीफो फीफो बना तो लेना है, बनाने के बाद आपको क्या करना है? इधर सामने देखेंगे, वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड, ये आपको बताना है। सिर्फ लीफो फीफो का ये फॉर्मेट बना के आ जाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको इसका जवाब देना है कि वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम है कितना। सोचो, सेल कैसे? ये मटेरियल को ये तो बैलेंस, ये आपके बी का आंसर है, मतलब जो लिखा था वैल्यू ऑफ सामान 15 4 2 30 वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है। हां, इसका टोटल कर दो बी। देखो कोई बात नहीं, कैसे करोगे? बिल्कुल देखो, इशू का मतलब क्या होता है? तो हम देखें ना, फैक्ट्री में जो हमने भेजा, इशू का मतलब क्या बताया मैंने? इशू देखो, इसको आप रिसिप्ट बोलोगे ना, लाला से जब माल हमारे पास आया तो वो रिसिप्ट है, ठीक है, परचेस किया इसीलिए, और स्टोर में आ गया, अब स्टोर से जब फैक्ट्री में भेजोगे दैट विल बी कॉल्ड योर इशू। तो सवाल है फैक्ट्री में आप भेज क्यों रहे हो? फैक्ट्री में ऐसा क्या होने वाला है? जब प्रोडक्शन होगा, मतलब वहाँ उस मटेरियल को कंज्यूम किया जाएगा और फिनिश गुड्स बनाया जाएगा। मतलब जो जो इशू में आपने जो जो अमाउंट लिखा होगा, क्वांटिटी नहीं, रेट नहीं, जो जो अमाउंट आपने लिखा होगा इशू वाले कॉलम में, उसको ऐड कर दो, तो बस और कुछ नहीं, ऐड करने से आ जाएगा वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम। सारे इशू वाले को ऐड कर दो, और वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल 15 रुपये बोला है, मतलब जो क्लोजिंग में आपका वैल्यू बचेगा लास्ट में, बैलेंस में जो बचेगा 2800 में, तो आपका आंसर।
क्या चीज़ हो गया? दोनों दोनों मेथड बढ़िया। चलो 14 में आ जाओ। इलस्ट्रेशन 14 जिनका हो गया है बनाओ आराम से। बाकी 2.68 है जिसका 13 हो गया 14 बनाओ। 2.68 में है सीधा। अच्छा AS2 कौन कौन सा मेथड अलाउ करता है? LIFO अलाउ नहीं करता। सब कनेक्टिविटी होना चाहिए। मैं पूछा AS2 जो आप पढ़े हो वो कौन कौन सा मेथड अलाउ करता है? हाँ LIFO अलाउड नहीं। इलस्ट्रेशन 14 जो लोग पढ़ेंगे सब लोग पढ़ेंगे वैसे तो, जब पहुंचोगे इसको एकदम आराम से कूल माइंड होकर पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में अब ऐसी क्वेश्चन आएंगी। आप लोग जानते हो केस सिनेरियो जो आने वाला है तो पूरा केस स्टडी के फॉर्म में पूरा दिया हुआ है। एक मैनेजर था वो चोर निकला, सब ऐसे ही दिया हुआ है। टू 2.68
हेडिंग हो गया सबका दोनों मेथड से। चलो फिर 14 में एक टॉपिक मेरे को बताना ही पड़ेगा, उसके पहले एक बार देख लो, फिर क्वेश्चन पढ़ना, पहले देख लो सामने। तो पहले सिर्फ देख लो और फिर मैं बताऊंगा कि नोट्स वाली कॉपी में इसमें से क्या लिखना वो मैं बताऊंगा लास्ट में, पहले समझ लो सामने देख के। अभी मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। क्या होता है नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस? डिफरेंस। चलो एक जन इशिका, नॉर्मल लॉस क्या होता है? किसमें? ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? चलो ऐसे हर्ष हो गया। ट्रीटमेंट क्या होता है? नॉर्मल लॉस इशिका ने बोला इनहेरेंट इन नेचर होता है, मतलब उसके नेचर में ही वैसा है, हम उसको बदल नहीं सकते, अनकंट्रोलेबल है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इनहेरेंट इन नेचर है इसलिए तो अनकंट्रोलेबल है। ओ पार्टी बता रहा हूँ कुछ, जो पेट्रोल की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। एकदम सही। क्या होता है एबनॉर्मल लॉस? लापरवाही का नतीजा। देखो नॉर्मल लॉस क्या क्या मैं ऐसे लिखा, अभी आप लोग कॉपी में मत लिखना, मैं आपको समझाने के लिए लिखूंगा कुछ कुछ पॉइंट्स। इनहेरेंट इन नेचर होता है, इसीलिए अनकंट्रोलेबल होता है ना, किसी के नेचर को कंट्रोल थोड़ी कर सकते, ठीक है। और आपकी गलती की वजह से नहीं होता है, तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन, अंग्रेजी में क्या लिखें, आपकी गलती नहीं है, ठीक है वो समझ जाओ, ठीक है वो समझ जाओ, आपकी गलती नहीं है। तो इसका फिर ट्रीटमेंट क्या होगा, आपकी गलती नहीं है इसीलिए तो आप इससे अपनी कॉस्ट को बढ़ा सकते हो, कॉस्ट पर यूनिट आप बढ़ा सकते हो। बोलेंगे सर कॉस्ट पर यूनिट बढ़ा दोगे तो मतलब सेलिंग प्राइस भी बढ़ जाएगा, तो कस्टमर ज़्यादा पैसा देगा, हाँ तो चलेगा ना, क्योंकि ये सभी के साथ होता है। हाँ एक पॉइंट और लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉमन टू ऑल बिजनेसमैन, कॉमन टू ऑल क्या, ऑल बिजनेसमैन, हर बिजनेसमैन को होता है, कॉमन टू ऑल। तो इसीलिए तो मतलब आप जैसे पेट्रोल का एग्जांपल बोला, वही लेंगे हम भी एग्जांपल, तो पेट्रोल आप कहीं पर भी चले जाओ, मतलब अलग अलग जो कंपनी है, भारत पेट्रोलियम है, HP है, इंडियन ऑयल है, कहीं पर भी चले जाओ सबका प्राइस सेम होता है, वो इन्फ्लेटेड प्राइस होता है, मतलब ज़्यादा बढ़ा के देते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? नॉर्मल लॉस सबके साथ होता है, उनका क्वांटिटी वो लोग मंगाए तो थे पर लॉस हो गया ना, है ना। तो हाँ मैं देखो इससे भी अच्छा शब्द लिखूंगा क्योंकि आपको थ्योरी में लिखना रहेगा, आप ये थोड़ी लिखोगे कि कॉस्ट पर यूनिट विल बी इंक्रीज्ड, ये एकदम बेसिक इंग्लिश हो गई, अच्छी इंग्लिश लिखना है। कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस, अच्छा जैसे आप लोग बोलते हो कि कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगा, कौन से यूनिट्स का कॉस्ट बढ़ जाएगा? गुड यूनिट्स ना, तो वो लिखना है आपको कि कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स, एब्जॉर्ब कर लेगा दोस्तों। जैसे स्पंज होता है, स्पंज कितना हल्का होता है, ठीक है, पर अगर उसमें पानी एब्जॉर्ब हो जाए तो उसका वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसके अंदर पानी एब्जॉर्ब हो गया है ना, ऑस्मोसिस हो गया है, ठीक है, साइंस भी पढ़ना थोड़ा सा। तो कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस विल बी, जो भी नॉर्मल लॉस का जो भी आपका उसमें कॉस्ट लगा था, नॉर्मल है तो उसको आप एब्जॉर्ब कर लो, एब्जॉर्ब बाय गुड यूनिट्स, मतलब जो अच्छे यूनिट्स आपके पास पड़े हुए हैं आप उसको एब्जॉर्ब कर लो, मतलब जो नॉर्मल लॉस की आपकी जो अमाउंट लग चुका है पहले से उसमें आप एब्जॉर्ब करा दोगे और कस्टमर से वो पैसा वसूल लोगे। कॉस्ट अपनी बढ़ा दोगे मतलब सेलिंग प्राइस भी बढ़ जाएगा, तो अपन कस्टमर से लेंगे ना वो पैसा और बोलेंगे सर तो नाइंसाफ़ी है, नहीं है, इनहेरेंट इन नेचर है, सबके साथ होता है। बताऊँगा ना, अभी मत लिखो, जो फाइनल अभी पूरा हौच पौच हो जाएगा, एक साथ बताऊँगा क्या क्या लिखना है। हाँ, एब्जॉर्ब बाय गुड यूनिट्स, ठीक है।
और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? आपकी लापरवाही का नतीजा। लॉस ड्यू टू योर लापरवाही, ड्यू टू बिजनेस का मिस्टेक है ना। ये सब समझने के लिए एग्जाम में मिस्टेक नहीं लिख सकते। कंट्रोलेबल था, मतलब अगर आप चाहते तो ये लॉस होने से रोक सकते थे, है ना। मतलब वो भी बोल सकते हो ना, अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल। मैंने कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल लिखा है, उसकी जगह पे भी लिख सकते। मतलब ये अवॉइडेबल है ना, आप नॉर्मल लॉस को होने से अवॉइड कर सकते थे, लॉस को होने से अवॉइड कर सकते थे, मतलब लॉस को होने से बचा सकते थे अगर आप सावधानी से चलते तो, है ना। तो अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल बोलो, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल वो था सेम, ठीक है। और कॉमन टू ऑल होता है क्या? नहीं, स्पेसिफिक होता है। जिसकी गलती है उसी को होगा, सबको थोड़ी होगा। आपकी गलती है तो आप भुगतो, सब लोग नहीं करेंगे। कॉमन टू ऑल नहीं होगा, स्पेसिफिक होगा कि आप ही को नुकसान हुआ, स्पेसिफिक आप ही को हुआ, ठीक है। तो इसको क्या किया जाएगा सोचो, इसमें भी तो हमारा पैसा तो लगा होगा ना, ठीक है। लॉस हुआ है, आपकी गलती है, उसमें पैसा लग चुका होगा, उस अमाउंट को क्या होगा? हाँ, तो कहाँ दिखाएंगे? नहीं, कंसाइनमेंट। चलो, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस क्या? वो तो हम नहीं बनाते हैं, हम कॉस्टिंग पैनल बनाते हैं। तो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, देखो लॉस है ना, कहाँ दिखाएंगे? डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस विल बी डेबिटेड टू विच अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हम लोग, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट लॉस लिखोगे मार्क्स कटेगा। प्रॉफिट लॉस हम बनाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ये कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसलिए कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस आपको बोलना है, ठीक है। ये मीनिंग समझ आया, ठीक है। अब एक बार अमाउंट के साथ एक और एग्जांपल देखो। ये दोनों लोग साथ में कहाँ गए? पूछ रहे हो ना, कनेक्ट करने का तो चाहिए काम। देखो पेट्रोल का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आप पेट्रोल पंप चला गए हो, 1 लाख लीटर आपने मंगाया था, ठीक है। वो टैंकर में इतना आ जाता है, तो 1 लाख लीटर आपने पेट्रोल मंगाया था एट द रेट ऑफ ₹100 पर लीटर, ठीक है। तो आपकी कॉस्ट कितनी हो गई टोटल? 1 करोड़ हो गई। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये टोटल कॉस्ट हो गई। आपका क्वांटिटी है, ये रेट है और ये अमाउंट है ना। ऐसे तो बनाते हैं हम लोग, अभी स्टॉक लेजर आप लोग ऐसे ही बनाए हो, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ठीक है। तो आपने ऑर्डर कितना किया था? या चलो उनको आ जाने दो, 2 मिनट। कहाँ गए? टाइम लगेगा क्या? हेलो, डिस्टर्ब करो थोड़ा सा। नो डिस्टर्बेंस। कहाँ है दूसरा? भगत कहाँ है? नहीं पता। आने दो लड़के को, छूट जाएगा ना उसका। अभी रुक जाओ, भगत का वेट हो गया थोड़ा सा। मतलब अभी बताऊंगा, अभी लिखना कुछ नहीं, ये लोग अपनी मर्जी से लिख रहे, बताऊंगा। चलो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से लेते हैं तो समझ आएगा। देखो मैंने सामने 1 लाख लीटर आपने ऑर्डर किया था, आया नहीं है आपके पास। आपने लाला को फ़ोन किया, बोला 1 लाख लीटर हमको भेज दो, तो वो बोला हाँ भेज रहा हूँ, अभी टैंकर में लोड कर दिया हूँ, बस निकालेगा यहाँ से। 100 लीटर आपका रेट रहेगा, 100 रुपये लीटर आपका रेट रहेगा, 1 करोड़ रुपये आप मेरे को दे देना। तो बोला हाँ चेक तैयार है, दे दूंगा 1 करोड़ का, ठीक है। अब मैंने पेमेंट कर दिया। एक एक चीज़ को डिटेल में समझो, पूरा कहानी आराम से समझना। मैंने ऑर्डर किया था 1 लाख, हाँ उसने वहाँ से रवाना कर दिया, लोड किया, पेट्रोल भरा, 1 लाख वहाँ से लोड होके निकल गया। और मैंने उसको 1 करोड़ का चेक भी किसी के हाथों दे दिया, चेक मैंने पेमेंट कर दिया उसको,
1 करोड़ का जो भी है पेमेंट मेरा हो चुका, ठीक है। अब जब क्वांटिटी मेरे पास आया, मतलब टैंकर मेरे पास आया, तो पता चला कितना ले 10 लेंगे तो 87,000 लीटर आपके पास पेट्रोल पहुंचा। ऑर्डर कितना किए थे? 1 लाख लीटर ऑर्डर किए थे, आया कितना? 87 बस आया है। टोटल लॉस कितने का हुआ? टोटल लॉस देखोगे तो 13,000 का है, डिफरेंस देख लिए। टोटल लॉस आपका 13,000, क्योंकि उतना गायब हो गया ना, गायब हो गया इसलिए तो लॉस है। अब गायब होने का कारण आप सोचोगे गायब क्यों हुआ, मतलब अब 13,000 में से 13,000 तो टोटल लॉस है, उसमें बाइफर्केशन किया जाएगा कौन सा नॉर्मल लॉस है कौन सा एबनॉर्मल लॉस है ना। तो कैसे बाइफर्केट करोगे, सोचो। 13,000 में से कितना नॉर्मल है कितना एबनॉर्मल है, कैसे सोचोगे? हाँ, खुद तो नहीं सोच पाओगे, क्वेश्चन में एक चीज दी रहेगी, आपको लिख के देगा कि नॉर्मल लॉस इज 10%, फुल स्टॉप। 10% जो रहेगा वो आपका नॉर्मल लॉस रहेगा। तो बताओ फाइनल कितना लीटर रहेगा? क्यों 1300 नहीं वो पूरे 10% ना, आप टोटल लॉस का 10%, हाँ ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मल लॉस देखो भाई, नॉर्मल लॉस मतलब भाई इवेपोरेशन, पेट्रोल उड़ेगा तो इसमें से उड़ेगा ना 1 लाख में से जितना आप ऑर्डर करोगे, या मुझे ये बोलना चाहिए जितना आप इनपुट डालोगे, जितना इनपुट आप मटेरियल का मशीन में डालोगे, ये तो चलो मंगा गए हो, जो मटेरियल आ गया उसको मशीन में डालेंगे उसमें लॉस होगा। तो जितना टोटल इनपुट आप डालोगे उसमें से लॉस होगा ना कि टोटल लॉस का 10% आपका नॉर्मल लॉस होगा, वो कभी नहीं करना। मतलब 13,000 का 10% मत बोलना, लोग ऐसे करते हैं कि 13,000 का 10% 1300 हुआ वो नॉर्मल, बाकी बचा है नॉर्मल, ऐसा नहीं। नॉर्मल लॉस जब भी होता है पहले तो देखो परसेंट में दिया होता है ना, कि ये तो नॉर्मल है 10% तो होगा, इसलिए तो इनहेरेंट इन नेचर है, इसलिए आपको उसका परसेंट मालूम होता है। नॉर्मल लॉस जो है हमेशा परसेंट में दिया होता है, कि जितना भी मंगा लो, अभी 1 लाख मंगाए हो ना, कभी 80,000 मंगाना, कभी 1.5 लाख मंगाना, जितना भी मंगाओगे 10% तो लॉस होगा ही होगा, दैट इज नॉर्मल, इसलिए परसेंट में दिया होता है, ठीक है। 10% हमेशा टोटल इनपुट का। तो 1 लाख का 10% 10,000 हुआ, तो 13,000 में से 10,000 आपका क्या हो गया? नॉर्मल लॉस, इस जानकारी की हेल्प से। तो बाकी 3,000 जो बचा वो क्या हुआ? एबनॉर्मल लॉस। तो हमने ये, अच्छा 10,000 3,000 क्या लीटर है ना, क्वांटिटी है। अब हम उसका ट्रीटमेंट कर लें। यहाँ अभी तक तो मैंने पूरा क्वेश्चन ही बताया, अब इसका सॉल्यूशन कि ट्रीटमेंट अब प्रैक्टिकली कैसे होगा। तो ध्यान से देखना, आप लोग क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप कॉस्ट पर यूनिट निकालना। CPU मीन्स कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। यहाँ पे यूनिट क्या, लीटर है, वो कुछ भी हो सकता है, केजी, टन, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लीटर है तो मैं तो यूं ही लिखूंगा अभी यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट आपका जितना भी लग गया है उसमें आप माइनस करोगे स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, सिर्फ नॉर्मल लॉस का ही आप माइनस करोगे स्क्रैप वैल्यू, डिवाइडेड बाय, अच्छा मेरे को पर यूनिट बताना है ना, 1 यूनिट का। टोटल कॉस्ट तो मेरे को मालूम है 1 करोड़ जितने का मैंने पेमेंट किया, अब मेरे को पर यूनिट बताना है तो मैं डिवाइड करूंगा किससे, मतलब यूनिट से डिवाइड करूंगा ना। तो कौन सा यूनिट्स वो देखो, डिवाइड में तो नीचे में तो यूनिट्स ही आएगा, मतलब लीटर आएगा, तो कौन सा लीटर आएगा वो देखो। मैं लिखता हूँ टोटल यूनिट्स, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आपको नॉर्मल लॉस ही माइनस करना है, ऐसा लिखना चाहिए, यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस। तो देखो इसको याद करने का एक और तरीका है मेरे पास। देखो टोटल कॉस्ट है, किस फॉर्म में दिया होता है, कॉस्ट किस फॉर्म में होता है, रुपीस के फॉर्म में होता है ना। और स्क्रैप वैल्यू भी किस फॉर्म में होता है, रुपीस के फॉर्म में होता है। तो ये तो जाहिर सी बात है, रुपीस में से रुपीस माइनस करोगे, यूनिट्स में से यूनिट्स माइनस करोगे, ऑब्वियस सी बात है ना। बट किसका वो ध्यान रखना, सिर्फ नॉर्मल लॉस का, नॉर्मल लॉस, रुपीस में से रुपीस माइनस करोगे, यूनिट्स में से यूनिट्स माइनस करोगे, बट कौन सा वाला, नॉर्मल लॉस वाला, है ना, वो ध्यान देना है। इससे आपका कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, 1 यूनिट का यानी 1 लीटर का इन्फ्लेटेड कॉस्ट आ जाएगा। इन्फ्लेटेड मतलब जो आप लोग बोलते हो कि नॉर्मल लॉस की वजह से कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाता है, मतलब इन्फ्लेशन हो जाता है ना, इन्फ्लेटेड प्राइस हो जाता है, वो आएगा सीधा, है ना। चाहो तो हाँ यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा इन्फ्लेटेड प्राइस,
अच्छा ऐसा होता क्यों है? चलो मतलब मैथमेटिकली मेरे को बताओ इस फॉर्मूले से, मेरे को मतलब प्रैक्टिकल लॉजिक मत बताओ। ये मैथ्स है ना, ये न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर है, तो मेरे को मैथ्स का लॉजिक से बताओ प्राइस बढ़ कैसे जाती है। मैथ्स का एक नियम है ना, इसमें क्या है? सर किसी चीज को 6 से डिवाइड कर रहे हो तो छोटा है, 5 से डिवाइड कर रहे हो तो बड़ा ही है ना। बिल्कुल। देखो आप डिनोमिनेटर को कम कर दे गए हो ना, जैसे डिनोमिनेटर कम होगा न्यूमरेटर तो हो ही गया, वो भी है, बट मेन इसका मैथ्स का यहाँ पे लॉजिक यहाँ पे ये है, अगर आप डिनोमिनेटर को कम कर दोगे तो जो आपका जो फाइनल आंसर आता है वो बढ़ जाता है ना। भावेश ने क्या बोला, अगर आप किसी भी चीज़ को 6 से डिवाइड कर, मान लो पिज़्ज़ा है यहाँ, तो अगर मैं उसको 6 लोग में बांटूँ तो उतना मिलेगा, मतलब ठीक है, और मान लो 5 लोग में बांटूंगा, एक बंदा चले गया, तो हाँ जो बचे हुए बंदे हैं उनको ज़्यादा मिलेगा, है ना। कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो आप, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ले लो, पढ़े हो पार्टनरशिप, तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में या डेथ ऑफ पार्टनर में जो पार्टनर जाता है, जाने वाला गया, उसको कौन रोक सकता है। जो बचे हुए पार्टनर है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, उनको क्या होता है, सेक्रीफाइस होता है या गेन होता है? गेन होता है, क्योंकि पार्टनर कम हो गए ना, नीचे के जो डिनोमिनेटर है वो कम हो गया, बंदे कम हो गए, तो यहाँ पे यूनिट्स कम हो गए, तो इसलिए जो बचे हुए यूनिट्स है, जो गुड यूनिट्स है, वो ये कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। समझ आ गया है ना। कोई भी लॉजिक आप याद, लॉजिक को याद होना चाहिए। पार्टनरशिप बता दिया, मैथ्स बता दिया, डिनोमिनेटर कम होगा मतलब आंसर बढ़ेगा, चाहे तो नंबर लेके अपने से ट्राई करके देख लो, अभी हम वही करने वाले हैं। तो चलो टोटल कॉस्ट हमारा कितना था पलाश, बताओ? 1 करोड़ कॉस्ट, 1 लाख तो लीटर था, 1 लाख तो ये लीटर क्वांटिटी है, 100 रुपये के हिसाब से 1 करोड़ हमारा अमाउंट है, टोटल कॉस्ट है 1 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। माइनस इस क्वेश्चन में मैंने अभी स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया, दे भी नहीं सकता, पेट्रोल का स्क्रैप थोड़ी होता है, पेट्रोल को मैं क्यों कबाड़ी में बेचूंगा, वो तो उड़ चुका है, इवापोरेट हो चुका है, कैसे बेचूंगा, ठीक है। तो स्क्रैप अभी माइनस नहीं करा, क्वेश्चन में दिया होगा तो माइनस करोगे, पर सिर्फ नॉर्मल लॉस। हाँ, टोटल यूनिट्स आपने कितना मंगाया था? 1 लाख लीटर आपने मंगाया था, जिसमें से आप माइनस करोगे ओनली यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस, हाँ, जो कि 10,000 है। तो देखो डिनोमिनेटर कम हुआ, ये मैथ्स का लॉजिक है, मैथ्स में आपको न्यूटन सा बाकी सब सिखाएंगे। अगर न्यूमरेटर उतना ही है ना, और डिनोमिनेटर को कम कर दिया जाए, तो वो जो रेट था, पहले रेट कितना था, कितने में मंगाए थे? 100 रुपये में मंगाए थे रेट, अभी रेट ज़्यादा हो जाएगा, 111 की 1, हाँ ट्रिपल, मैं 1 सुना सर, हाँ, तो 1 करोड़ डिवाइड बाई 90,000 करोगे, फाइनल आंसर 111.11 भी आएगा फिर तो। हाँ, ये देखो आपका बढ़ गया, कॉस्ट पर यूनिट, पर केजी, पर टन, जो आप लोग बोलते हो पर टन, और यहाँ पे पर लीटर बढ़ गया। पहले आप मंगाए कितने में थे? 100 रुपये में, है ना। अच्छा एक बात और मैं बता दूँ, यहाँ पे अभी समझने के लिए प्रॉफिट को छोड़ दो, मतलब ये मत सोचो कि हमको प्रॉफिट कमाना है, तो और इजीली समझ आएगा। मतलब आपने मंगाया कितने में थे? 100 रुपये में मंगाए थे, है ना, पर बेचोगे कितने में? 111 में। प्रॉफिट को इग्नोर करो, मतलब आपने जो 100 रुपये का प्राइस में आपने मंगाया था, मैं 100 में बेच देता, पर नहीं, मेरे को तो नॉर्मल लॉस हो गया, क्वांटिटी मेरी कम हो गई, तो मेरे को अपनी कॉस्ट को कवर करने के लिए ज़्यादा में बेचना पड़ेगा, 111 में बेचूंगा। प्रॉफिट को साइड रखो, वो मैं बाद में तो जोड़ूंगा ही जोड़ूंगा, है ना। अभी सिर्फ कॉस्ट की बात हो रही है, जो 100 रुपये की कॉस्ट में मैं बेचता तो नहीं बेचूंगा, क्वांटिटी कम हो गई, 90,000 बस बचा है मेरे पास, उस 90,000 का मैं प्राइस बढ़ा दूंगा, है ना। तो एक काम करो ना, वापस मल्टीप्लाई करोगे 90,000 से करके देख लो, वापस 1 करोड़ आ जाएगा। तो जो आपकी कॉस्ट लगी है 1 करोड़ की, मतलब तभी तो कवर हो पाएगी, समझ रहे हो। एक तो अगर आप 90,000 लीटर जो बचेगा उसको अगर आप अपने पुराने वाले प्राइस में ही बेचोगे 100 में, तो ये तो 90 लाख ही होगा, आपका कॉस्ट कवर नहीं हो पाया, है ना। मतलब लगाया कितने थे? 1 करोड़, बेचे कितने में? 90 लाख में, तो 10 लाख का तो नुकसान हो गया। इसलिए तो हम क्या करते हैं, रेट, क्वांटिटी तो गई, क्वांटिटी को थोड़ी मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं रेट को चेंज कर सकता हूँ, इसको बढ़ा दूंगा तो देखना है वापस 1 करोड़ आ जाता है। तो मतलब कॉस्ट अपनी कवर कर लिए कस्टमर से, कैसे? अपना प्राइस बढ़ा के, ठीक है। और चलो एक बार मैं एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ, एबनॉर्मल को भी माइनस करके देखता हूँ नीचे में से। एबनॉर्मल कितना हुआ था? 3,000 हुआ था। एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे रफ वर्क है, ऊपर तो वही रहेगा 1 करोड़ की कॉस्ट डिवाइड बाय 1 लाख मैंने मंगाया था। नॉर्मल लॉस तो मैं आपको खुद बोले हो माइनस होगा ही होगा, है ना। पर अभी मैं बोला एक्सपेरिमेंट करके देखो कि एबनॉर्मल को भी माइनस कर दो, 3,000 माइनस कर दो, 87 आ जाएगा, 87 से डिवाइड करो। हाँ, मतलब देखो डिनोमिनेटर मैंने, और मैथ्स का जो नियम मैंने बताया, आपने एक और माइनस कर दिया, क्वांटिटी और कम कर दिया, डिनोमिनेटर कम कर दिया,
तो रेट आपका और बढ़ गया, 115 हो गया। तो बेचे 115 में, अच्छा है ना, ज़्यादा पैसा मिलेगा। क्यों? कोई आएगा ही नहीं। एक कस्टमर, आप खुद इमेजिन करो ना, अगर कोई पेट्रोल पंप में अभी क्या 100 रुपये चल गए रेट, तो अगर आपको कहीं पे 102 में भी मिलेगा, आप वहाँ नहीं जाओगे, उल्टा 10 रुपये 20 रुपये एक्स्ट्रा गाड़ी का पेट्रोल खर्च करके दूसरी जगह जाओगे जहाँ 100 रुपये में मिलेगा। जितना बचेगा नहीं उससे ज़्यादा खर्च हो जाएगा, पर फिर भी ह्यूमन नेचर, हम चाहेंगे कम में मिल जाए। तो अगर बंदा ये क्योंकि देखो 3000 से उसकी गलती है ना। अब आपको देखो और डिटेल में बताता हूँ। 3000 जो लीटर है, क्या सबको नुकसान हुआ है? हर डीलर को नुकसान हुआ है? नहीं। मान के चलो आप वो डीलर हो, आप ही को वो नुकसान हुआ है। ये 3000 से आप जितने भी आप लोग बैठे हो सब सोचो कि आपका ये नुकसान है, आपकी गलती की वजह से हुआ है। बाकी लोग का नहीं हुआ, बाकी जो मार्केट में बैठे हैं तो वो लोग कितने में बेच रहे होंगे? 111 में बेच रहे होंगे, क्योंकि उनका तो सिर्फ नॉर्मल लॉस हुआ होगा, जो कि उनके कंट्रोल, वो तो होगा ही ना, वो तो उनके साथ भी होगा और आपके साथ भी हुआ है। तो वो लोग बेच रहे हैं 111 में, क्योंकि वो लोग एकदम संभल के चलते हैं, उनको अब नॉर्मल लॉस नहीं हुआ। आप लापरवाही दिखाए, आपका 3000 और पेट्रोल नुकसान हो गया, आपने माइनस कर दिया, मतलब आपके मन में जिद है कि नहीं मैं तो कस्टमर से लेके रहूँगा, तो ले लो 115। आएगा तो लोगे ना, आएगा ही नहीं फिर लेते गए ना। समझ आ गए? सिर्फ नॉर्मल को माइनस करते हैं क्योंकि वो सबके साथ होता है, उसकी वजह से दैट इज अलाउड। आप नॉर्मल लॉस की वजह से अपना कॉस्ट बढ़ा दो या आपको अलाउ किया जाता है। एब नॉर्मल भी अलाउ है, ऐसा कोई रोकने को थोड़ी आएगा। अगर एब नॉर्मल लॉस है तो भी अपनी कॉस्ट बढ़ा दो, बस कोई आएगा नहीं। रोकने वाला कौन है? आप करके देख लो, ठीक है, फिर आपका बिजनेस ही रुक जाएगा। तो ये समझ आया है ना? अभी चलो एक और चीज़, ख़त्म नहीं हुआ है। अगर मैं इसमें पूछूं कि मेरा इसी एग्जांपल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है और कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस कितना है, तो बताओ कैसे निकालेंगे? सोचो, देखो करना क्या है, क्वांटिटी को वेट से मल्टीप्लाई करना है, अमाउंट बताना है। तो क्वांटिटी आप लोग बताओ, मतलब कितना मैंने सेल कितना कर पाऊंगा मैं फाइनली? 87, पक्का ना? बोलेंगे सर यहाँ डिवाइड तो आप 90 से किए हो। हाँ, मतलब जो गुड्स आप सेल करोगे वो तो 87 रहेगा ना, उसमें आप एबनॉर्मल को भी हटा के सोचोगे, तो कस्टमर को क्वांटिटी सेल करोगे वो तो 87 ही कर पाओगे ना। इनटू रेट क्या लोगे? बिल्कुल इन्फ्लेटेड वाला, तो ज़्यादा में बेचूंगा ना भाई, क्यों निकाले ज़्यादा में बेचने के लिए, ठीक है। और एबनॉर्मल लॉस में कितने का हुआ था? 3000 हुआ था, इंटू 111.11 करो, ठीक है। हाँ, अमाउंट जो भी आएगा दोनों को ऐड करके बताओ, ये जो भी इसका अमाउंट होगा इसका अमाउंट होगा, एम प्लस एम आई सी बताओ। जितना आपका टोटल कॉस्ट था वो पूरा दिख गया, मतलब टैली सब चीज़ ओके, ठीक है। मतलब इतनी कॉस्ट आपने कस्टमर से ले ली, इतना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, इतना कॉस्ट आपने कस्टमर से ले लिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ दिखाते? कॉस्ट शीट में, मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखाए कॉस्ट शीट में, उसमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जोड़े, कॉस्ट ऑफ सेल आया और सेल कर दिए प्रॉफिट जोड़ के। पर ये जो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस है, इसका जो अमाउंट रहेगा उसको आप शो कहाँ करोगे? अपने हाँ कॉस्टिंग पीएल के डेबिट में। पीएल में बस नहीं बोलेंगे, लिखो, अगर पीएल लिखोगे मार्क्स कटेगा, कॉस्टिंग पीएल बोलना, ठीक है, कॉस्टिंग पीएल। ये दिखाओ, देखो सीओजीएस है, सीओजीएस आप लोग जानते हो कॉस्ट शीट में दिखाया जाता है, चौथा हेड होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप लोग जानते हो, कॉस्ट शीट हम लोग बनाए हैं। और ये जो है आप कहाँ दिखाओगे? डेबिटेड टू कॉस्टिंग पीएल। तो ये जो आपका 1 करोड़ का कॉस्ट लगा था वो पूरा आपने, मतलब जहाँ जहाँ वो दिखना चाहिए आपने दिखा दिया। जो आपने बेचा वो कॉस्ट शीट में, और जो नहीं बेच पाए 3000 लीटर आपकी गलती थी, कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस में दिखाओ। मतलब उससे आप अपना कॉस्ट पर यूनिट बढ़ा नहीं सकते, है ना। अब नॉर्मल लॉस है ना, तो कॉस्ट पर यूनिट तो नहीं बढ़ाओगे, बट अपना प्रॉफिट जरूर कम कर दो। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कम होगा, बिल्कुल आपकी गलती है ना, तो आपका नेट प्रॉफिट तो कम होगा, पर वो बोझ कस्टमर पे नहीं आना चाहिए, इसलिए आप कॉस्ट पर यूनिट नहीं बढ़ा सकते। सब चीज़ क्लियर? जो कॉस्ट पर यूनिट 115 बढ़ा के मैं 115 में नहीं बेच सकता। अगर 3000 माइनस किए थे, मैंने मिटा दिया, अगर आप एबनॉर्मल माइनस किए थे तो और बढ़ गया था ना रेट, वो आप नहीं कर सकते, तो क्या करना है? डेबिट टू कॉस्टिंग के, इससे आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। समझ आया पूरा?
आप देखो नोट्स वाली कॉपी निकालो और ये लिखो जो स्क्रीन पे है, इतना पहले लिखो ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल लॉस, चाहे ऐसे बना लो कॉलम, है ना। ये इसका मीनिंग है, ये इसका मीनिंग है, और उसके नीचे जो लिखा हुआ है वो उसका ट्रीटमेंट है। हाँ, मीनिंग भी मैंने ऐसा स्पेसिफिक नहीं लिखा है, पॉइंट वाइज लिखा है। आप लोग अच्छे से सेंटेंस, मैंने सेंटेंस में नहीं किया है ना, बस ऐसे पॉइंट वाइज लिखा है। नेचर है, अनकंट्रोलेबल है, कॉमन की पॉइंट लिखा है मैंने बस। आपको तो ऑब्वियसली आपको सेंटेंस बना के लिखोगे ना एग्जाम में, मैंने सिर्फ की पॉइंट लिखा है। नोट्स के लिए की पॉइंट ही काफ़ी है। हाँ बिल्कुल आता है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो बार बार बता रहा हूँ, ये की पॉइंट है, ऐसे मत लिख के आ जाना आंसर, आपको सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है। एग्जाम सेंटर मैक कॉलेज। अगर मैं टीचर नहीं होता तो ऐसा ही होता। मैं तो जीता भी हूँ, एप्पल का एयरपोर्ट जीता हूँ रेस में। 100 मतलब ऐसे क्या कहते हैं उसको, जो अलग अलग कैटेगरी होती है। मेरा तो शाइन ही है, 125 सीसी है, तो अलग अलग कैटेगरी में होता है। तो सिर्फ मेरा शाइन था 125 में, बाकी का पल्सर था, एक का ड्यूक था 125 वाला, तो भी मैं जीता है। एप्पल का एयरपोर्ट्स मिला ऐसी इलीगल न्यू एयरपोर्ट से टाटी में। एक भी कैमरा नहीं है पूरे हाईवे में। हाँ अमाउंट नहीं, एप्पल का एयरपोर्ट्स। हाँ हो गया। हाँ देखो ये वाला जो हमने पूरा एग्जांपल देखा, इसको फ्लो चार्ट में नोट करना है। पहले मैं फ्लो चार्ट बना लेता हूँ, यही वाला एग्जांपल। चलो हो गया ए पगला सामने। यही वाला एग्जांपल को हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप लोग की नोट्स कॉपी में लिखेंगे। तो बताओ ऑर्डर कितना किए थे, कितना लीटर? 1 लाख लीटर आपने ऑर्डर किया था। पहले देख लो फ्लो चार्ट और फिर करना। 1 लाख लीटर हमने मंगाया था, जिसमें से सबसे पहला आपको क्या करना है, पहला स्टेप नॉर्मल लॉस को अलग करो।
तभी तो आपका सीपीयू निकलेगा। सीपीयू का क्या था फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस। तो आपको पहले नॉर्मल लॉस निकालना पड़ेगा। तो 1 लाख में से नॉर्मल लॉस कितना हुआ था, 10,000 लीटर का नॉर्मल लॉस हुआ था, उसको पहले अलग किए, ये स्टेप 1 हुआ है ना। तो बचा कितना, फिर यहाँ पे कितना बचना चाहिए, 90। मतलब अगर सिर्फ नॉर्मल लॉस होता, अगर इन केस अगर सिर्फ नॉर्मल लॉस होता तो कितना बचता आपके पास, 90,000 लीटर आपके पास बचा होता। ठीक है, तो ये स्टेप 1 हुआ बस कि आपने टोटल में से क्या किया, सिर्फ नॉर्मल लॉस को अलग किया, अभी अब नॉर्मल बात में है, सिर्फ नॉर्मल लॉस को अलग किए, बचे हुए को अलग। हाँ, फिर आपका सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिखूंगा सीपीयू निकालना आपका सेकेंड स्टेप होना चाहिए। सीपीयू निकालना फॉर्मूला हम जानते हैं, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस, है ना। तो जैसे ही सीपीयू आ गया, अब आप क्या करोगे, अब ये तो उड़ गया। हाँ देखो यहाँ पे ऐसे उड़ने वाला ऐसे डायग्राम बना देना, ये उड़ गया, पेट्रोल तो उड़ गया ना, चले गया ऊपर, इवापोरेशन हो गया। आते हैं उस 90,000 में, ठीक है। तो ये जो इन्फ्लेटेड प्राइस आएगा ये आपका, हाँ यहाँ पे इन्फ्लेटेड प्राइस भी लिख देते हैं, महंगा दाम आ जाएगा, इसका दाम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उस इन्फ्लेटेड प्राइस से आप सीधा 90,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे, बात खत्म नहीं। 90,000 आपका एबनॉर्मल लॉस भी हुआ है, तो 90,000 में से एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ है, 3,000 लीटर का एबनॉर्मल लॉस है। तो गुड यूनिट्स कितने बचे फिर, 87। हमें यहाँ लिख देता हूँ, एबनॉर्मल लॉस है ये, और जो 87,000 लीटर था वो हमारा गुड यूनिट्स कहलाएगा। मतलब यहाँ मैं चलो इफेक्टिव कहता हूँ, अच्छा गुड तो इसको बोलेंगे, गुड 90 को बोलेंगे। 90,000 विल बी कॉल्ड गुड यूनिट्स आफ्टर डिडक्टिंग नॉर्मल लॉस ओनली। जो आता है सिर्फ नॉर्मल लॉस माइनस करोगे तो गुड यूनिट्स आता है, उसमें से एबनॉर्मल माइनस करोगे तो इफेक्टिव यूनिट्स आता है। इफेक्टिवली आपके पास इतना बचा, ठीक है। हाँ, फिर इसका क्या किया जाएगा, क्या करूँ मैं, 3,087 कर तो दिया बाइफरकेट, क्या करूँ उसको, इन्फ्लेटेड, हाँ वो तो निकल चुका है, इन्फ्लेटेड प्राइस तो निकल चुका है, तो उसी इन्फ्लेटेड प्राइस से मैं मल्टीप्लाई करूँगा। हाँ मैं इन्फ्लेटेड लिख देता हूँ, वैसे तो 111 आया था हम जानते हैं, तो एक काम करते हैं, लिख दो, वैल्यू पुट करते हैं, आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। अब चालू करो लिखना, ऐसा फ्लो चार्ट बनाओ, और मैं लास्ट का कंप्लीट करता हूँ। 1 करोड़ डिवाइड बाय 1 लाख माइनस 10,000, तो आपका इन्फ्लेटेड प्राइस आ गया 111.11। ठीक है, अब इसी 111.11 से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, 111.11, 111.11, तो जो एबनॉर्मल लॉस का ये कॉस्ट आ जाएगा, दैट विल बी डेबिटेड टू कॉस्टिंग P&L। और जो 87,000 का प्रैक्टिकली करोगे क्या, सेल करोगे, तो इसलिए वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, मल्टीप्लाई करके जो आएगा कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, COGS। ठीक है, एक ही फ्लो चार्ट में सब खत्म। चलो बनाना है भावेश, एक लाख से चालू करना, स्टेप वाइज लिखते जाना। सबसे पहला स्टेप नॉर्मल लॉस को अलग करना, जैसे नॉर्मल लॉस अलग हुआ, नॉर्मल लॉस की मदद से वो माइनस कर करके उसका सीपीयू निकाल लेना। दूसरा स्टेप इन्फ्लेटेड प्राइस निकाल लेना, जैसे इन्फ्लेटेड प्राइस आया मल्टीप्लाई कर दो अब नॉर्मल लॉस वाले से, और जितना आपने सेल किया इफेक्टिव उससे, अब नॉर्मल लॉस का आ जाएगा, इफेक्टिव वाले का आ जाएगा, और रिस्पेक्टिव जगह में दिखा देंगे कॉस्टिंग P&L में और COGS में। 3 स्टेप। आज
हो गया सबका? और फिर बनाओ 14 हाँ 14 के बाद 14 के बाद 14 के बाद टाइम नहीं हुआ है, खत्म, टाइम खत्म नहीं हुआ है। चलो वेटेड एवरेज याद है ना? बनाओ। सिर्फ लास्ट में थोड़ी सी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, ना पड़े तो और अच्छा, क्योंकि नॉर्मल अब नॉर्मल तो मैंने बता दिया, लास्ट में इसमें वही आने वाला है, इसलिए इतना बताया। और करो पहले, देखो 1 सितंबर से 20 सितंबर तक आप लोग कर लो, 25 सितंबर को पता चलेगा ना नॉर्मल अब नॉर्मल हुआ है, तो 20 तक तो बनाओ चुपचाप। अगर मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो भी 25 सितंबर में पड़ेगी, नहीं 20 तक होगा, उसके बाद होगा। क्रोनोलॉजी समझिए आप। ऑस्मोसिस का मतलब बताओ फिर, ऑस्मोसिस का मतलब बताओ। नहीं नहीं कुछ नहीं। बढ़िया, चलो भावेश के लिए छुट्टी नहीं हुई। हाँ ठीक है, किसी के लिए नहीं, बैठो फिर। वेटेड एवरेज आगे आओगे तो मुझे में उधर आगे आ जाती है वो ऑस्मोसिस के कारण। बढ़िया। फिर वो सेल का जो आपका एक्शन होता है, सेल्यूलोज में से सेल्यूलोज में पानी चले जाता है, निकल जाता है। और एग्जांपल
बनाओ भाई। फिजिक्स में ठीक है। 2.68। बस बस बनाओ जल्दी, 5 मिनट है। ए नूतन बनाओ। धीरे धीरे बनाओगे, धीरे धीरे छुट्टी होगी। जल्दी बनाओ, छुट्टी चाहिए तो। ओपनिंग स्टॉक लिखते जाओ। सितंबर 1 रेसिपी इशू में डैश कर देना, सीधा ओपनिंग स्टॉक बैलेंस में लिखना। तो साल है 2019, पहले लाइन में लिखा हुआ है सितंबर 1 6,000 यूनिट से 285 पर यूनिट।
171,000, ठीक है। उसके नीचे लाइन खींच देना, 3 में 4 मतलब 17,10,000, ठीक। हाँ, फिर सितंबर 8 को इशू है, तो दिखा देते हैं। सितंबर 8 इशू में दिखाएंगे 4,875 यूनिट्स, 4,875। तो बताओ वैभव इसका रेट क्या होगा? इशू में दिखा तो दिया, हाँ 285, क्योंकि वही तो है हमारे पास, और कुछ तो है ही नहीं, एक ही ऑप्शन है। 285 से कर दें तो आ जाएगा 13,89,375। और बैलेंस कैसे करेंगे? माइनस कर देंगे, क्वांटिटी में से क्वांटिटी को माइनस कर दोगे और उसको 285 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 1125 बचेगा, उसको 285 से कर दो, 3,20,625। लाइन जरूर बनाना। हाँ, आगे सितंबर 9 को बोलता है रिसीव्ड, तो रिसिप्ट में दिखाओ, मतलब परचेस किए होगे। तो सितंबर 9 17,500 लिखना क्वांटिटी में, रेट होगा 276, मल्टीप्लाई किए 48,30,000, इशू में डैश कर देंगे। हाँ, यहाँ तक पहुंचे वैभव? हाँ, अब देखो आगे कैसे करना। वेटेड एवरेज है, तो जब मैं इसका ओवरव्यू बता रहा था मैंने क्या बोला, वेटेड एवरेज कौन से टाइप के गुड्स में आप लगाओगे जिसमें फर्क नहीं पड़ता कि नया हो या पुराना हो। देखो आप लोग फीफो लीफो बनाए हो, तो वहां पे क्या करते हो कि जो पुराना वाला बैलेंस है उसको अलग टाइप में लिखते हो, और जो फ्रेश नया वाला है उसको अलग टाइप लिखते हो। तो दोनों को अलग अलग मेंटेन किया जाता है, तभी तो आइडेंटिफाई कर पाओगे हाँ ये पहले आया है और ये बाद में आया है, तो अपन इशू कर पाएंगे। बाकी तो वेटेड एवरेज फर्क ही नहीं पड़ता कौन सा नया कौन सा पुराना, इसीलिए दोनों को ऐड कर दिया जाए। पहले का 1125 था, उसको लिखा क्वांटिटी, अभी 17,500 और आ गया, उसको ऐड करके आपको फाइनल लिखना है 18,625, है ना। ये क्वांटिटी को मैंने ऐड कर दिया। सिमिलरली आपको अमाउंट को ऐड करना है, अमाउंट जो है उसका 3,20,625 और इसका 48,30,000 अमाउंट को ऐड करना है ना, तो आ जाएगा 51,50,625। और फिर रेट कैसे आएगा? डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या करते थे, क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते थे, रेट का अमाउंट आता था, है ना। अब आपको अमाउंट पता है, क्वांटिटी पता है, रेट मतलब डिवाइड करके निकाल लोगे, डिवाइड बाय कर दो 18,625। तो हाँ देखो रेट चेंज हो गया 276.543। सबसे बेटर है पॉइंट के बाद 3 डिजिट आप लिखो, उतना क्या बोलना चाहिए, उतना रिक्वायरमेंट है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आपको लिखना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ अब ध्यान देख लो, जब जब वेटेड एवरेज मेथड में जब जब रिसिप्ट होता है तब तब रेट चेंज होता है। अभी तक रेट क्या चल रहा था, 285 चल रहा था, जैसे नया माल आया 276 का आ गया, तो मतलब वेटेड एवरेज हो गया, सिंपल एवरेज नहीं है। हाँ बताता, देखो सिंपल एवरेज होता तो क्या करते हैं आप लोग बचपन से जो मीन पढ़ते हो, मीन कैसे निकाला जाता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब अगर मेरे को उसमें सिंपल एवरेज निकालना होता तो मैं क्या करता, 285 प्लस 276 डिवाइड बाय 2, वो अलग आता। देखो करके देखो, 285 प्लस 276 डिवाइड बाय 2 तो आया 280.5। ये हम करते हैं सिंपल एवरेज मेथड में, जो आपके में नहीं है, CMA में है ना। हमारे में वेटेड एवरेज है। वेटेड में आपको क्या करना है, वैभव देखना, क्वांटिटी को क्वांटिटी में ऐड करना, मतलब आपका जो स्टेप रहेगा वो ये रहेगा, देखो क्वांटिटी को क्वांटिटी से ऐड करना, तो ये वाला नया क्वांटिटी आ जाएगा बैलेंस में, वो आया। सिमिलरली अमाउंट को अमाउंट से ऐड करना, 3,20,625 है, उसमें ऐड कर दो ये 4830, तो ये आपका नया वाला अमाउंट आ जाएगा, उसको लिख दो बैलेंस में ऐड, क्योंकि माल परचेस कर रहे हो ना तो ऑब्वियसली ऐड होगा। 51, 50, 625 आ गया। अब आपको रेट निकालना है, तो क्या करोगे, दोनों को आपस में डिवाइड कर दोगे, 51, 50, 625
डिवाइडेड बाय 18,620, तो रेट एकदम चेंज हो गया 276.543। और अब जब अगला इशू होगा अगली बार तो इसी रेट से होगा, मतलब जो आया ना 276.543 इसी रेट से अगला इशू किया जाएगा। तो हाँ ये दिन तो अपना खत्म। ठीक है आगे आते हैं सितंबर। हाँ देखो सितंबर 10 को इशू हुआ है, तो 10,000 यूनिट्स इशू हुआ है, 10,000 लिखे। कौन से रेट से इशू करेंगे? जो आपने अभी निकाला, जो भी लास्ट आप बैलेंस निकाल के रखते उसका जो भी रेट होता है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। 276.543 10,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 276 1 2 3 4 जीरो है उसमें। हाँ क्या बात 10 है क्या? अच्छा 12 है, सॉरी। 12,000 है, 276.543 इंटू 12 33,18,516। बैलेंस कैसे निकालोगे? माइनस कर, इशू है ना, मतलब माल गया है तो माइनस कर दो। क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस करो, अमाउंट में से अमाउंट को माइनस करो, और फिर डिवाइड करोगे तो देखना रेट सेम होगा, क्योंकि उसी में से तो बचा है। रेट सिर्फ तब चेंज होगा जब रिसिप्ट होगा। अभी देखो ना इशू किए रेट चेंज नहीं होगा। माइनस करके देखते हैं, पहले माइनस कर दूं तो क्वांटिटी बचेगा 6625। वैसे ही अमाउंट को भी माइनस करूंगा, कौन सा 17। हाँ आते हैं तो हाँ देखो अमाउंट मैंने माइनस किया 1832,109 आया, और अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 6625 से तो देखो रेट वही आएगा 276 पॉइंट वही है 543 ही लिख दो। इशू करने पे रेट चेंज नहीं होता, क्योंकि देखो इशू अपन इसी में से किए ना, 18,000 में से ये नहीं है और 18,000 में से ही ये बचा है, दूसरा रेट अपन इशू करते हैं तो भी अपन माइनस करके वो रेट बिल्कुल, मतलब निकालो या ना निकालो तो भी एक ही मतलब है ना। अगर आप कॉपी पेस्ट कर दोगे तो भी वही मतलब है ना। और डिवाइड मैंने वही बताया ना कि आप डिवाइड करोगे तो भी वही रेट आएगा। अगर वेटेड एवरेज जैसे आपने बोला वैसे ही करो, वो सबसे बेस्ट है। तो भी इशू में रेट सेम रहेगा जो अभी किए हमने, है ना। रेट चेंज होता है सिर्फ रिसिप्ट में, क्योंकि वो नया रेट आता है ना। इशू तो पुराने रेट से होता है तो पुराना वाले कंटिन्यू होता है, और जब रिसिप्ट होता है नया रेट आ जाता है तो तब रेट चेंज होता है बैलेंस में। अब जैसे देखो सितंबर 12 में आते हैं। हाँ इधर देखेंगे 12 को हो क्या गया, लिखा है रिटर्न टू स्टोर। तो पहले तो ये बताओगे रिसिप्ट में दिखाओगे कि इशू में दिखाओगे? क्यों, कैसे पता चला? टू मतलब रिटर्न जा भी तो सकता है, टू लिखा हुआ है। अगर बोलता है रिटर्न टू क्रेडिटर या रिटर्न टू सप्लायर तो इशू में आता कि हमारे पास से जा रहा है ना। ये बोला रिटर्न टू स्टोर मतलब स्टोर में आ रहा है। और देखो पूरा पढ़ो ना, पूरा पढ़ोगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। रिटर्न टू स्टोर इतना यूनिट्स बाय टेक्निकल डिवीजन अगेंस्ट मटेरियल रिक्विजिशन नंबर टेक 012/22। तो ये 012/22 क्या है पीछे देख लो। पहले वो इशू हुआ था, देखो जस्ट पहले, अरे वो दिसंबर वैसा वाला कुछ नहीं है, वो जैसे बिल नंबर होता है वैसे ही मटेरियल रिक्विजिशन होता है एक टाइप का, बताऊंगा। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो हमने रिक्विजिशन नंबर 012/22 यहाँ पे हमने पहले इशू किया होगा ना, तभी तो रिटर्न आ गई। तो दिख रहा है आपके सामने प्रूफ है यहाँ पे कि हमने 012/22 में हमने पहले इशू किया था। इशू मतलब फैक्ट्री में भेजा था और फैक्ट्री को पसंद नहीं आया, बोले ये हमारे लायक नहीं है, इसको वापस भेजो। तो स्टोर में आपके पास आया जैसे और इशू कर देते हैं, बिल्कुल उसके बाद रिटर्न होता जिस रेट से इशू होगा उसी से होगा। हाँ चाहे 10 दिन का गैप हो 10 साल का गैप हो, जिस रेट से हमने इशू किया था उसी रेट से आप रिसीव करोगे, है ना। यूनिट्स तो आपको बता दिया है 2375 पर रेट नहीं बताया, तो बस वही लॉजिक जो पलाश ने पहले ही पूछ लिया मेरे बिना बताए। तो उसके बाद फिर टोटल में जो करेंगे कैसे करेंगे, जो प्लस कर दो
क्वांटिटी को क्वांटिटी से प्लस करो, अमाउंट को अमाउंट से प्लस करो, बाद में डिवाइड करो। चेंज देखो होना तो नहीं चाहिए, एक बार करके देखो, क्योंकि दोनों सेम सेम है ना। हाँ, क्योंकि पूरा सेम सेम है, बाकी वैसे होगा बिल्कुल होगा। इसमें क्या है, बैलेंस वाला भी रेट वही है, रिसिप्ट वाला भी रेट वही है, इसलिए वही सेम आ जाएगा, है ना। तो वही मैं बता रहा हूँ। हाँ देखो, आपको ये मालूम है कि जो माल 12 सितंबर को मेरे पास वापस आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, बिल्कुल फैक्ट्री से ही आ रहा है। तो फैक्ट्री के पास कहाँ से है, हमने तो उसको दिया था 10 सितंबर को, हमने ही उनको दिया था। 012 भाई तो जो मटेरियल हमने 10 सितंबर को उनको दिया था, उसी में से उनको कुछ पसंद नहीं आया या ज़्यादा चले गया, 12 सितंबर को वो लोग वापस दे गए। तो जाहिर सी बात है, जिस रेट से इशू हुआ है उसी रेट से वापस आएगा, तो इशू वाले को कॉपी कर दो बस। हाँ, जैसे पलाश ने ये भी पूछा सर, तो जस्ट 10 के बाद 12 तुरंत है। अब मान लो इसमें 3-4 दिन मतलब बीच में और इशू होता तो भी हम यही करते, जिस रेट से इशू होगा उसी रेट से रिसिप्ट होगा, बीच में चाहे जितना भी एंट्री आ जाए, है ना। बीच में 2-3 एंट्री और आ जाता तो भी यही करते हैं। आते हैं फटाफट। 276.543 20 तक बन गया क्या सबका? 20 सितंबर तक सबका? तो फिर मैं उसके आगे ही बताऊं। हाँ, चलो देखते हैं। हाँ ठीक है, चलो 20 तक बन जाएगा। 20 के बाद देखो, अभी केस स्टडी में 25 वाला बता दूं, फिर आप लोग खत्म करना क्वेश्चन। तो देखो, सब लोग का ध्यान सामने, अगर बचा है तो भी देख लो, क्योंकि यहाँ पे कुछ नया है। ऑन 25 सितंबर 2022 द स्टॉक मैनेजर ऑफ द कंपनी एक्सप्रेस्ड, मतलब वो बताया, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, इज नीड टू लीव फॉर हिज होम टाउन, अपने गांव जाने के लिए उसने मतलब छुट्टी मांगा। ड्यू टू सर्टन कंटिजेंसी एंड इमीडिएटली, अच्छा कंटिजेंसी कुछ बोला, माता जी की तबीयत खराब है और तुरंत चले भी गया। तो थोड़ा अभी से शक लाओ, तुरंत कैसे चले गया, लेफ्ट इमीडिएटली ना, इमीडिएटली फिर जॉब छोड़ दिया ऑन द सेम डे। ऐसा नहीं कि छुट्टी लेके जाएगा वापस आ जाओ, बोलेगा ना इमीडिएटली लेफ्ट द जॉब, सीधा जॉब छोड़ दिया हमेशा के लिए, सेम डे निकल भी गया, सुबह बताया शाम को निकल गया, तो कुछ तो लफड़ा है। लेटर ही ऑल्सो स्विच्ड ऑफ हिज फोन ऑफ, और ज़्यादा लफड़ा है, फोन भी ऑफ कर दिया। क्या लफड़ा है आगे बताएगा, देखो। एज द कंपनी हैज़ द टेंडेंसी, मतलब हमारी कंपनी की आदत है, ऑफ स्टॉक टेकिंग। स्टॉक टेकिंग क्या होता है? स्टॉक लेना, वेरीफाई करना, स्टॉक वेरिफिकेशन करना, कि आपके बुक्स में तो दिख रहा है, ये देखो कहाँ गया, आपके बुक्स में तो दिख रहा है कि इतना माल है, इतना इतना क्वांटिटी है, ये तो आपके बुक्स में दिख रहा है ना, असली में इतना माल है कि नहीं आप उसको गिनोगे जाके, बिल्कुल ही काउंटिंग होती है। आप बोलोगे सर 12,000 क्वांटिटी है, बिल्कुल काउंटिंग होती है, बंदे रखे जाते हैं, जा गिन के आ, 12,000 क्वांटिटी है कि नहीं, गिन के आ जा, ठीक है। तो जिसको बोलते हैं स्टॉक वेरिफिकेशन या स्टॉक टेकिंग, मतलब फिजिकली उसको वेरीफाई करना कि इतना बुक्स में तो दिख रहा है कि नहीं असली में। तो कंपनी की आदत है स्टॉक टेकिंग एवरी एंड ऑफ द मंथ, हर महीने के एंड में आदत है चेक करने का, तो चेक एंड रिपोर्ट फॉर द लॉस, जितना भी लॉस होगा वो पता चल जाता है, ठीक है। फिर अच्छा, जो पुराना स्टॉक मैनेजर गया, फोन ऑफ भी कर दिया, तो उसकी जगह हमने न्यू स्टॉक मैनेजर लाया। तो न्यू स्टॉक मैनेजर 30 सितंबर को आके हमारे पास बोलता है, ही फाउंड दैट 900 यूनिट्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, मतलब वही जो हमारा मटेरियल है, वर मिसिंग। पुराना वाला तो गया, फोन भी ऑफ कर दिया, हमने नया ले आया। नया बोलता है, देखो महीना एंड में स्टॉक टेकिंग किया गया, स्टॉक वेरीफाई किया गया, तो बोलता है सर 900 यूनिट्स में हमारा काम है, मतलब बुक्स में दिख रहा है, मगर मैंने काउंटिंग किया 900 यूनिट्स कम है, काउंटिंग में मिसिंग है, which were apparently misappropriated by the ये लो former stock manager। former मतलब पिछला, जो हमारा एक्स था, तो उसने धोखा देके वो लेके चले गया, ठीक है। He further reported loss of 300 units due to rusting of component। rusting मतलब जंग लग गया, 300 उसका नुकसान हो गया। क्या चीज़, क्या बुक में लिखा है, नहीं समझा। फॉर्मर मतलब वही होता है,
अच्छा सुनो, एक बात बताओ, क्या ये 900 यूनिट्स में से ही ये 300 इंक्लूड है? नहीं, कैसे पता चला? फर्दर लिखा है, बिल्कुल। 900 तो वही उठा के ले गया है, उसके बाद फर्दर, उसके बाद अलग से 300 का और नुकसान हो गया ड्यू टू रस्टिंग ऑफ कंपोनेंट्स। अब आप लोग बताओ, इन दोनों में से दो लॉस है, 900 का है और 300 का है, कौन सा नॉर्मल है, कौन सा एबनॉर्मल है, आप लोग बताओ। तो कैसे सोचे? रस्टिंग नॉर्मल है, जंग लगेगा, कुछ ना कुछ तो लगेगा, और ये एबनॉर्मल है, चोरी करके भाग गया ना, आप उसको रोक सकते थे। मतलब मैंने आप या तो मटेरियल को ताले में रखते या उसके ऊपर नज़र रखते, कैसे वो सेम डे बस बता के तुरंत जा गए, तो फ़ोन ऑफ कर दिया तब, तो फिर उसके बाद वो तो फ़ोन बाद में ऑफ किया ना, बाद में कंफर्म हो गया कि हाँ भाई एबनॉर्मल लॉस हो गया, हमारी गलती है, जो मैनेजर जाते जाते सामान उठा के ले गया। ठीक है, तो ये एबनॉर्मल है और 300 नॉर्मल है। दिखाओगे कहाँ? स्टोर लेजर में, रिसिप्ट में या इशू में? क्योंकि गया आपके पास से, है ना भाई, रिसिप्ट मतलब आया, इशू मतलब गया। ठीक है, फैक्ट्री में नहीं गया, आपने यूज़ नहीं किया, पर आपके पास से तो गया ना, तो इशू में दिखाएंगे। पहले कौन सा दिखाएंगे? क्यों? पर लॉस तो 30 को पता चला है ना। स्टॉक सुनो, स्टॉक टेकिंग हम हर महीने के एंड में करते हैं, तो दोनों का हाँ भगा 25 का, पर हमको तो 900 और 300 दोनों का लॉस 30 सितंबर को ही पता चला है। दोनों नहीं, मैंने अभी करवाया, इतना अच्छा सा स्टेप वो हाईलाइट किया था भाई। पहले नॉर्मल दिखाते हैं, तब तो सीपीयू निकलेगा, सीपीयू निकलेगा तब आप उसको अपने एबनॉर्मल से करोगे मल्टीप्लाई, जो भी होगी। ठीक है, नॉर्मल पहले दिखाओगे, तो देखो दिखाओगे, मैं बोल रहा हूँ पहले दिखाओगे, बताऊंगा, इसका प्रूफ है। 900 जो 300 है नॉर्मल लॉस, उसको आप हमेशा पहले दिखाना। ठीक, तो बिल्कुल बढ़ा के फिर एबनॉर्मल उसी से करेंगे ना, हमने अभी वही तो सीखा। तो हमने पेट्रोल वाला एग्जांपल लिया, पहला स्टेप आपका नॉर्मल ही रहेगा। हाँ भाई, जो नॉर्मल है उसको हटाओ, कॉस्ट आप पहले ही बढ़ा दो, उसके बाद एबनॉर्मल को फिर इशू में दिखाना। ठीक है, तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, तो कहीं क्या आना इसको अच्छे से, बिल्कुल इससे चेंज होगा आंसर, तो पता चल जाएगा किसने बिना देखे किया है। सही आंसर लाए, 300 पहले आएगा ना, 300 अगर पहले आएगा तो उसका रेट पहले ही चेंज हो जाएगा, पहले ही वो इन्फ्लेट हो जाएगा। अच्छा ऐसा क्यों? अच्छा ये मेन चीज़ तो छोड़िएगा हम लोग, ये अब नॉर्मल है, यहाँ पे ये रेट और अमाउंट लिखा है, यहाँ पे डैश कर दिया, ऐसा क्यों? मतलब उसे होगा क्या? नॉर्मल में यूनिट्स कम हो जाएंगे, तो वो मैक्स के लॉजिक के हिसाब से डिनोमिनेटर कम हुआ ना, डिनोमिनेटर में आप क्या दिखाते हो? यूनिट्स, तो मतलब आपको सिर्फ यूनिट्स को कम करते हुए दिखाना है, अमाउंट को कम करते हुए नहीं दिखाना है। हमने अमाउंट कम किया था क्या? वो 1 करोड़ वाला नहीं किया था। जो आपका जो अमाउंट है, जो वैल्यू है, वो उतनी की उतनी होनी चाहिए। डिनोमिनेटर यानी कि जो यूनिट्स है, सिर्फ आपको वो कम करना है, तभी आपका कॉस्ट पर यूनिट बढ़ेगा। अगर आप अमाउंट को भी कम कर दोगे तो कॉस्ट पर यूनिट तो सेम रहेगा, है ना। इशू करोगे, अगर आप नॉर्मल इशू दिखाओगे तो सीपीयू तो आपका सेम रहेगा। आप 300 को इशू में दिखाओगे सिर्फ रेट और अमाउंट पर डैश, तभी आपका सीपीयू बढ़ेगा। तो वही तो हम करना है। और एक बार सीपीयू बढ़ जाएगा तो अगला 900 उस बढ़े हुए सीपीयू से ही मल्टीप्लाई करके दिखाओगे। सलाद